बात एक बदसूरत लड़की से होती है जो एक बियर शॉप में वेट्रेस का काम करती थी। ग्राहक उसे बहुत बदसूरत लगती थी, इसलिए उसने उसे बुरा भला कहा और दुकान की एक दूसरी खूबसूरत वेट्रेस से उसकी तुलना की। हायजिन के दिल में बहुत दुख था, लेकिन फिर भी वो ग्राहकों को मुस्कुराकर देखती रही। काम के बाद हायजिन तुरंत अपनी सबसे अच्छी सहेली की जन्मदिन पार्टी में पहुंची। भले ही वो खुद बदसूरत थी, उसकी सबसे अच्छी सहेली एक बहुत खूबसूरत और हॉट लड़की थी। दोनों की सुंदरता अलग अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। पार्टी के दौरान उसकी सहेली का पैर फिसल गया और वो स्विमिंग पूल में जा गिरी। पास खड़े नौजवान ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं डरे और जल्दी से पूल में कूदकर उस खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए तैरने लगे। उसी वक्त सब लोग भाग दौड़ में थे और अचानक हाजिन को भी धक्का लगा और वो पानी में गिर गई। वो संघर्ष करती रही और डूबती जा रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किस्मत से पूल ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए हायजिन खुद ही बाहर निकल आई। अपनी खूबसूरत सहेली हरी को सबके सहारे किनारे पर आते देखकर हायजिन को थोड़ा सुकून मिला और वो भी खुद ही किनारे पर आ गई। उसे इस बात की आदत हो गई थी कि सबकी नजरों में वो जैसे थी ही नहीं, लेकिन फिर भी आखिरकार वो एक लड़की तो थी, इसलिए उसे दुख तो हुआ ही। हायजिन चुपचाप पार्टी छोड़कर चली गई। वो बेमन से घर की तरफ चलने लगी। मन उदास था, लेकिन आंसू भी नहीं आ रहे थे। उसके पास न सुंदरता थी, इसलिए काम में और जिंदगी में भी बहुत मुश्किलें थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका एक अलग ही अतीत है। कभी वो बेहद खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और बहुत लोग उससे प्यार करते थे। कई लड़कों की वो पहली मोहब्बत भी थी। जब वो मिडिल स्कूल में थी, हायजिन उस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इससे उसे कोई घमंड नहीं था। एक दिन उसकी क्लास में एक नया लड़का आया। वो मोटा था, इसलिए पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन हायजिन को उसके लिए बुरा लगा। जब वो जा रहा था तो दोस्तों ने उसे फिर परेशान किया। हायजिन ने आगे बढ़कर उन लड़के सनजुन को ढांढस बंधाया। बारिश को लेकर उसके मन में एक डर था, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था, इसलिए बारिश देखते ही वो घबरा जाता था और माँ माँ पुकारने लगता था। हायजिन बिल्कुल नहीं डरी। वो सनजून के पास गई और उससे बात करने लगी। उसने अपनी कमीज से उसे बारिश से बचाया। उसने उसके कानों में ईयरफोन लगा दी। लड़का धीरे धीरे शांत हो गया और इस नेकदिल सहेली को देखने लगा। उसने कहा कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। बस इसी तरह दोनों जल्दी करीब आ गए, लेकिन फिर उन्हें अलग होना पड़ा, क्योंकि सनजून को अपने पिता के साथ विदेश जाना था। जाने से पहले उसने हिम्मत जुटाई और हायजिन को एक किस दी और वादा किया कि वो फिर मिलेंगे, और वो वादा पूरा होने वाला था 20 साल बाद। उस दिन हाजिन के दफ्तर में सुबह से ही बहुत बुरा हुआ था। वो इंटरव्यू के लिए पहले ही देर कर चुकी थी। लिफ्ट में घुसते ही अजीब हालात बन गए। वो पहले आई थी लिफ्ट में, लेकिन बाद में एक खूबसूरत लड़की आई, जिसकी वजह से लिफ्ट ओवरलोड का अलार्म बजने लगा। उस लड़की ने जैसे सुना ही नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने हायजिन को खुद ही लिफ्ट से बाहर कर दिया, लेकिन तभी किसी अनजान शख्स ने उस खूबसूरत लड़की को धकेल कर बाहर किया और हायजिन को अंदर बुला लिया। इसी वजह से वो इंटरव्यू में वक्त पर पहुंच गई। इंटरव्यूअर ने उसके अनुभव के बारे में बहुत कुछ पूछा, खासकर ये कि वो 3 महीने से ज्यादा कहीं काम क्यों नहीं कर पाई। हायजिन ने बिना झिझके फौरन जवाब दिया। उसके बॉस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कंपनी अचानक बंद हो गई थी। उसके सीधे साफ जवाब पर दूसरे उम्मीदवार हंसने लगे। इंटरव्यूअर भी बेबस था। रिजल्ट का ईमेल अभी नहीं आया था, लेकिन हायजिन को पहले से ही अंदाजा था कि क्या होगा। फिर भी वो उस रात ईमेल का इंतजार करती रही। उसे एक ईमेल आया जो देखने में सन जून का लग रहा था, वही उसका मोटा दोस्त जो पहले हुआ करता था। इस अचानक आए जवाब ने हायजिन को रात भर खुश रखा। अगली रात वो खुशी खुशी मिलने की जगह पर पहुंची। उसने देखा कि एक मोटा लड़का कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा है। ह्यून खुशी से उसके पास दौड़ी और कंधे पर थपथपाया और उसका नाम लिया। फिर उसका हाथ पकड़कर बोली कि वो बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन उस मोटे लड़के ने उसे शक की नजर से देखा। उसने पूछा कि वो कौन है और क्या वो उसे जानता है। तभी हायजिन को समझ आया कि उसने गलत इंसान पकड़ लिया। उसी वक्त उसका फोन बजा। सनजून का कॉल था। साथ ही एक खूबसूरत नौजवान सामने आया जो फोन पर बात कर रहा था। हायजिन को झटका लगा जब उसने देखा कि उसके हर जवाब की आवाज उसके फोन से आ रही आवाज से बिल्कुल मिलती है। वो मोटा दोस्त सनजून इतना बदल गया था। इस हैरान कर देने वाले बदलाव ने उसे सदमे में डाल दिया। उसका पूरा बदन जैसे जम गया। वो खूबसूरत नौजवान उसे हाथ हिलाकर बुला रहा था। उसने उसे पहचाना नहीं, लेकिन अचानक वो उसके पास से गुजर गया और उसके पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की का हाल पूछने लगा। उसने हायजिन को नहीं पहचाना, क्योंकि हायजिन तो कभी वो हसीन लड़की थी जिसे हजारों लोग चाहते थे। भला वो इस घुंघराले बालों वाली बदसूरत बतख कैसे हो सकती थी। इसी सोच ने उसे खुद में सिमटा दिया था और सनजून को पुकारने की हिम्मत नहीं थी। हायजिन एक कोने में छिपकर सनजून को देखती रही। जब उसने गलत इंसान पहचान लिया, हायजिन बेमन से घर की तरफ चली। रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी सबसे अच्छी सहेली हरी से हुई। उसे देखकर लगा कि वो उदास है। हरी ने उसके साथ कई साल गुजारे थे, इसलिए वो समझ गई। हायन ने कहा कि अब वो सनजून के लायक नहीं रही। उसकी यादों में वो हमेशा एक खूबसूरत छात्रा थी, इसलिए अगर वो इस बदसूरत रूप में आई तो वो बहुत निराश होगा। हरी ने कितना भी समझाया, हायन खुद को सिकोड़ती रही और खुद को कोसती रही, लेकिन वो सनजुन को लंबे वक्त तक इंतजार में नहीं रख सकती थी। इसलिए उसने एक हिम्मत भरा फैसला किया। उसने अमीर और खूबसूरत हारी से कहा कि वो हाइजिन बनकर सनजुन से मिले। हारी ने ज्यादा सोचा नहीं
और आत्मविश्वास से संजुन के सामने आकर उसका हाल पूछा। संजुन ने उस खूबसूरत लड़की को देखकर हेन का नाम लेकर बुलाया और फिर उसे करीब से गले लगा लिया। उस पल हाइजिन सिर्फ दूर खड़ी बेचैनी से उन दोनों को देख सकती थी। उदास आंखों से वो रेस्तरां तक उनके पीछे पीछे चली गई। संजून की प्यार भरी नजरें हरी पर टिकी थीं, क्योंकि वो सोचता था वही हाइजिन है। इसी वजह से हरी शर्मा रही थी। उसने हरी के काम के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन हाइजिन ने पहले से ये सब तैयार कर दिया था। उसने हरी को सिखाया था कि क्या जवाब देना है, इसलिए हरी वही दोहराती रही जो उसे याद था। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जो तय नहीं थे। हरी को जवाब नहीं पता था। पीछे खड़ी हाइजिन बहुत परेशान थी। वो लगातार इशारों से हरी को जवाब समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हरी समझ नहीं पाई। इसलिए हरी का जवाब लड़खड़ाया और थोड़ा उलझा हुआ लगा। लेकिन हाइजिन की लगातार मदद की वजह से संजुन को कुछ गलत नहीं लगा। हरी ने बचपन की वो सारी बातें सही सही बताई जो सिर्फ हाजिन और सुन जून जानते थे। उसने हाइजिन का दिल से शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जिंदगी में रोशनी लाई। उसने शुक्रिया कहा कि उसने उसे छोड़ा नहीं और उसे जिंदगी में उम्मीद दिलाई। ये बात हारी से कही गई थी, लेकिन पीछे खड़ी हाइजिन का दिल भर आया। उसके लिए ये किसी बड़े सुकून की तरह था। खाने के अंत में हरी ने हाइजिन के कहे अनुसार कहा कि कल उसे पढ़ाई के लिए विदेश जाना है और वो सन जून से अब नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर सन जून उदास हो गया। उसकी पहली मोहब्बत से चंद घंटों की मुलाकात के बाद फिर जुदाई, ये उसके लिए मुश्किल था। हरी का काम हो गया था। वो जाने ही वाली थी कि उसने उसे वापस बुलाया। वो कुछ लाने के लिए दुकान की तरफ दौड़ा। उसने उसे एक तोहफे के डिब्बे में बड़े ध्यान से लपेटकर हरी को दिया। सन जून ने अपने हाथ साफ किए और अपनी पहली मोहब्बत से आखिरी बार हाथ मिलाना चाहा। अचानक उसने उसे कसकर गले लगा लिया। जाने देने का मन नहीं था। उस वक्त हाइजिन कोने में खड़ी उन दोनों को उदासी से देखती रही। घर लौटकर हरी ने सन जून का दिया तोहफे का डिब्बा खोला। वो एक छाता था। हाइजिन को हैरानी नहीं हुई। वो छाते का मतलब जानती थी। उसने हरी को बताया कि जब वो छोटी थी तो उसने अपनी रेनकोट से उसे बारिश से बचाया था और वादा किया था कि वो उसके लिए वो छाता बनेगी। शायद अब सन जून उसके लिए वो इंसान बनना चाहता था, लेकिन अब वो ये खुशी नहीं पा सकती थी। हायन कंप्यूटर के पास गई और बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन फिर उसने सन जून का ईमेल डिलीट कर दिया। उसने उसे अपनी याद से भी मिटा दिया। अगली सुबह हायन उठी और फोन देखा तो पता चला कि उसका इंटरव्यू में चुनाव हो गया। अब वो बेकार नहीं थी। वो उस गर्व को लेकर कंपनी पहुंची और पूरी लगन से काम करने को तैयार थी। लेकिन जब वो पहली बार कंपनी पहुंची तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसे पता चला कि जिस डिप्टी एडिटर के साथ उसे लंबे समय तक काम करना था वो सन जून था। एक बार जो किस्मत जोड़ दे उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। हायन इतनी घबरा गई कि उसने मुंह ढककर सन जून की नजरों से बचने के लिए बाहर भाग गई। फिर वो एक चोर की तरह छुपते छुपते वापस आई और कांच के दरवाजे से उसे देखने लगी। वो उसे पहचानती नहीं थी, लेकिन उसे देखते ही उसका दिल धड़क उठा। वो पलटी और भाग खड़ी हुई। आखिरकार वो लिफ्ट में पहुंची और उसका दिल बैठ गया, क्योंकि अंदर सन जून था। पहले की घबराहट में उसने गलत इंसान देख लिया था। तभी लिफ्ट की रोशनी अचानक बुझी और लिफ्ट रुक गई। हेन थर थर कांपने लगी और घबराहट में दरवाजा पीटने लगी। सन जून झुंझला गया। उसने उसे पीछे खींचा, उसका नाम का टैग उठाया और जोर से हाइजिन पढ़ा। उसे लगा वो पहचान गया, लेकिन वो सिर्फ उसे शांत करना चाहता था। उसे बस इत्तेफाक लगा कि इसका नाम वही है। अपनी पहली मोहब्बत से सामना होने पर हाउन ने होंठ कसकर भींच लिए। वो दीवार से लगकर एक कोने में सिमट गई। सन जून को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा उसकी कर्मचारी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। हाजून ने कोशिश की कि वो उस पर ध्यान न दे। उसने सांस भी रोक ली, लेकिन जितना उसने रोका उतना ही सन जून घबराने लगा। इतनी देर सांस रोकने से हाइजिन लगभग बेहोश होने लगी। वो जमीन पर बैठ गई और हांफने लगी। सन जून को लगा उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए उसने वही किया जो हाइजिन ने बचपन में उसके लिए किया था। उसने उसे सुनने के लिए ईयरफोन दे दिए ताकि उसका मन शांत हो। हाइजिन के दिल में एक हलचल उठी। वो सच में सन जून को बताना चाहती थी कि बचपन में यही गाना उसे सुनाकर उसे चैन देने वाली वही थी। उसकी पहली मोहब्बत जिसकी वो तलाश में था वही सामने खड़ी है। लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं की। संगीत बंद हुआ और लिफ्ट खुली। सन जून बिना रुके बाहर निकल गया और हाइजिन अभी भी शांत नहीं हो पाई थी। हाइजिन का फैशन मैगजीन में पहला दिन शुरू हुआ। उसे और सन जून को साथ मिलकर काम करना था। काम के दौरान उससे बचना मुश्किल था। हाइजिन ने उत्साह से मॉडल का पसीना पोंछा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके जूतों के निशान शूटिंग फ्लोर पर पड़ गए। सन जून की जोरदार डांट सुनकर हाइजिन को एहसास हुआ और वो माफी मांगती रही। सन जून ने उसके काम करने के तरीके पर कड़े शब्द कहे, जिससे वो गुस्से में आ गई। हाइजिन सिर झुकाकर चुप रही। उस वक्त वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी। किस्मत से एडिटर इन चीफ आ गई और सबकी नजरें उस महिला की तरफ घूम गई। हाइजिन को लगा आज की आफत टली, लेकिन एडिटर इन चीफ ने उसे सफाई करते देखा और उसे पास बुला लिया। एडिटर इन चीफ ने उसके घुंघराले बालों की आलोचना की कि ये किसी मटकी जैसे लग रहे हैं और कोई सुंदरता नहीं है। हाइजिन ने धीरे से समझाया कि उसके बाल प्राकृतिक रूप से घुंघराले हैं। उसने जानबूझकर परम नहीं कराई। सन जून ने यह बात सुनी और बातचीत पर ध्यान देने लगा, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत के बाल भी घुंघराले थे। उसी बारिश वाले दिन उसे ये राज पता चला था। हाइजिन ने बताया था कि वो बस पानी में भीग जाए तो बाल घुंघराले हो जाते हैं, इसलिए वो भी सन जून की तरह बारिश से नफरत करती है। वापस वर्तमान में भले ही हाइजिन ने बात समझाई, एडिटर इन चीफ ने आलोचना जारी रखी। उस महिला ने हाइजिन के कपड़ों को भी पुराना
जमाने का बताया। वो सिर झुकाकर चुप रही। वो एक फैशन मैगजीन में काम करती थी, लेकिन उसके पास कोई सुंदरता नहीं थी, इसलिए हायजिन सिर्फ भारी काम कर सकती थी। काम के एक लंबे दिन के बाद, जिसमें बहुत ताने सुनने पड़े, कार में हायन ने हरी से अपना सारा दिन बताया। बस उसे याद करके ही सांस लेना मुश्किल हो गया। जब उसने मुंह ऊपर उठाकर ताजी हवा ली तो सन जून की कार पास से गुजरी, लेकिन बीच में किसी ने रोक दिया। सन जून उस बड़े लेकिन खाली घर वापस आया। हायजिन की याद में उसने उसे एक चिट्ठी भेजी, जिससे हेन घबरा गई और हारी से मदद मांगी। हारी ने फौरन संजुन को यूरोप में खींची, अपनी तस्वीर भेज दी और कहा कि वो वहाँ घूम रही है। ये पढ़कर वो अपनी पहली मोहब्बत के बारे में सोचकर खुशी से मुस्कुरा उठा, लेकिन वो मुलायम और गर्म था सिर्फ उसके साथ। दफ्तर में डिप्टी एडिटर के रूप में वो बेहद कड़ा था। वो अपने कर्मचारियों पर जोर डालता था कि कंपनी की 20वीं सालगिरह के लिए जल्दी से सजावट के आइडिया लाएं। उसने एक मिनी रेत घड़ी से हर किसी के जवाब का वक्त तय किया। चाहे कोई भी बात करे, वो संतुष्ट नहीं होता। कोई भी आइडिया उसे मनाने में कामयाब नहीं हुआ। लगातार कड़े शब्दों ने कर्मचारियों पर भारी दबाव डाल दिया। सन जून ने बस पांव पटका और सब इतने चौंक गए, खासकर हेन, कि उसे पता ही नहीं चला जब उसने उसे बोलने के लिए बुलाया। जब उसने बोला तो लड़खड़ाई और वक्त बर्बाद किया, इसलिए उसने उसे बाहर कर दिया। उसकी डांट से वो पूरी मीटिंग उदास रही। वो बस उसे देखती रही और सोचती रही कि क्या बदसूरत होने की वजह से वो उसकी परवाह नहीं करता। मीटिंग में कर्मचारियों की तैयारी की पत्रिकाएं सन जून ने फाड़ दी, जिससे सब बहुत नाराज हुए। जो शख्स अमेरिका से आया था और कोरियाई स्टाइल नहीं समझता, वो उन्हें कैसे जज कर सकता है। लेकिन काम खत्म होने पर वो खुद आगे बढ़कर स्टाफ के सामने अपना कार्ड रखा। उसने कहा कि जाओ, जितना चाहो मस्ती करो, वो सबका खर्च देगा। जाहिर है, असल में सन जून अहंकारी और स्टाफ को तुच्छ समझने वाला नहीं था, लेकिन कोरिया की सबसे बड़ी मैगजीन बंद होने वाली थी। अमेरिका के हेडक्वार्टर के आदेश पर वो इस शाखा को बचाने आया था। इस शाखा को 1 महीने में शीर्ष स्थान पर पहुंचना था, तभी हेडक्वार्टर अपना फैसला वापस लेता। इसीलिए वो सबकी क्षमता निकालने के लिए दबाव बना रहा था। एक दिन हायन हमेशा की तरह कंपनी के काम कर रही थी। अचानक उस बुरे बॉस से टकराई और सन जून की बाहों में जा गिरी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो हकलाते हुए शुक्रिया कहने लगी, लेकिन उसके खड़े होने से पहले उसने हाथ छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। उसने ये भी कहा कि उसके दिमाग और आंखों में गड़बड़ी है। फिर वो चला गया। हायजिन ने तय किया कि वो और बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपनी काबिलियत से इस पद पर आई थी। काम में हर कोई गलती करता है, लेकिन वो उसे इतना तुच्छ क्यों समझता है। सन जून का रवैया वैसा ही रहा। उसने हायजिन की नौसिखिया होने की, बोलने में हकलाने की, काबिलियत, अनुभव और काम करने के तरीके की आलोचना की। इसका नाम उसकी नेक पहली मोहब्बत जैसा है, इसीलिए उसने ध्यान दिया था। इससे हायजिन बहुत गुस्से में आ गई। उसने उसे नहीं पहचाना और उसे तुच्छ समझने की हिम्मत की। तो इस हाल में वो कंपनी नहीं छोड़ेगी। वो उसके पास हर दिन रहेगी ताकि उसे पागल कर सके। अगले दिन हायजिन बेधड़क कंपनी आई और सहकर्मियों के साथ अपने बॉस की आलोचना करने लगी। वो कह रही थी कि वो ज्यादा हैंडसम नहीं है, उसका स्वभाव अजीब है, मुंह हमेशा गुस्से में रहता है, इसलिए सच में उसके दोस्त नहीं होंगे। जी भरकर बातें करती रही। उसे एहसास नहीं हुआ कि सन जून उसके पीछे खड़ा था। जब वो पलटी और उसका चेहरा देखा तो जोर से चिल्ला उठी। जो सहकर्मी उसके साथ बातें कर रहे थे, वो अंधा आंख बंद करके वहां से खिसक गए। उन्होंने हायजिन को उस शैतान के साथ अकेला छोड़ दिया। सन जून ने परवाह नहीं की। वो उसके नीचे से कागज खींचे, धूल झाड़ी और चला गया। उस दिन वो किसी होटल में एक पार्टनर के साथ कारोबार की बात कर रहा था। तभी उसे अचानक हरी भी वहां दिखी। उसने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि वो विदेश क्यों नहीं गई। हरी ने जल्दी से संजून को गले लगाया ताकि अपना नाम का टैग फेंक सके, लेकिन उसके सहकर्मी ने उसे उठा लिया। उस शख्स ने उसे बुलाया और वो डायरेक्टर थी, इसलिए वो सन जून से झूठ नहीं बोल सकती थी। हरी ने कहा कि वो सच में यूरोप गई थी, लेकिन अचानक यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई, इसलिए कोरिया में रुक गई और सन जून को बताने का वक्त नहीं मिला। वो खुश था क्योंकि उसे हर्ष जिनसे अब अक्सर मिलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर हरी डर गई। जैसे ही वो गया, उसने हायजिन को मदद के लिए फोन किया, लेकिन फोन उसकी सहकर्मी शिन्या ने उठाया। घर पहुंचकर हरी हायजिन का इंतजार नहीं कर पाई और उसे बता दिया कि विदेश पढ़ने का झूठ खुल गया। लेकिन हायजिन ने तब भी कसम खाई कि अब से वो उस बुरे सन जून से सब रिश्ता तोड़ेगी। उसने हरी को भी मना किया कि उसका नाम उसके सामने न ले। इससे हरी होटल वाली बात उसे नहीं बता पाई। हरी डरी हुई थी कि हायजिन नाराज होगी, इसलिए उसने यह मामला खुद सुलझाने की सोची। अगली सुबह संजून ने दिन की शुरुआत की। वो काम में इतना डूबा हुआ था कि फूलदान का पानी कॉफी समझकर पी गया। जब वो लाल बत्ती पर रुका तो किसी ने कुछ कहा, हरी बत्ती है चलो। वो चौंक गया क्योंकि ये बात उसे हायजिन की बचपन की बात याद दिलाती थी। सच में वो हायजिन ही थी क्योंकि वो उसी सड़क से गुजर रही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। संजून को लगा शायद हरी यहाँ थी, इसलिए उसने फोन करके पूछा, लेकिन वो नहीं थी। दफ्तर पहुंचकर उसने फिर अपने कर्मचारियों पर नए आइडिया के लिए मीटिंग का दबाव बनाया, लेकिन कुछ भी उसे पसंद नहीं आया। तभी टीम लीडर ने हायन से प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर चालू करने को कहा, लेकिन घबराहट में उसने एलईडी लाइट सीधे सन जून के चेहरे पर मार दी। फिर दूसरी लाइट उठाई और फिर वही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। बाकी सहकर्मी हंसी रोक नहीं पाए, लेकिन किसी तरह वो प्रोजेक्टर चालू करने में कामयाब रही। मीटिंग के बाद शिनुक को एहसास हुआ कि हैन डिप्टी एडिटर से बहुत डरती है, इसलिए वो रुककर उसे सिखाने लगा। इससे वो और भी घबरा गई, जिससे उसे लगा कि वो सच में बहुत प्यारी है। जब सन जून ने उसे आज की मीटिंग रिपोर्ट लाने को कहा तो हायजिन घबरा गई और
दूसरे सहकर्मियों से मदद मांगने लगी। उसने उनसे कुछ जरूरी शब्द समझाने को कहा, लेकिन सब व्यस्त थे, इसलिए उसे बहुत सारी गलतियों वाली रिपोर्ट लेकर जाना पड़ा, जिसकी वजह से सन जून ने उसे डांटा। उसने कहा कि उसकी समझ कमजोर है, जरूर किसी सिफारिश से नौकरी ली होगी। इस बात ने हाइजिन को अंदर तक चोट पहुंचाई। उसने समझाया कि वो ब्रांच की एड मैनेजर के पद के लिए चुनी गई थी, लेकिन टीम लीडर ने उसे मैगजीन रूम में भेज दिया। वो फैशन की भाषा सीखने की पूरी कोशिश कर रही है और सिफारिश से नहीं आई। सन जून को परवाह नहीं थी, वो सिर्फ पेशेवर लोगों के साथ काम करना चाहता था। अगर वो ऐसे ही रही तो वो उसे निकाल देगा। उसने उसकी रिपोर्ट सीधे जमीन पर फेंकी और उसे भगा दिया, यहाँ तक कि बड़बड़ाते हुए बोला, ऐसे किस आदमी को यहाँ आने दिया। हेन को खुद पर तरस आया। उसे गोदाम में जाकर मीना के साथ सामान छांटना पड़ा, लेकिन उसे वहाँ के कॉस्मेटिक्स के नाम भी नहीं पता थे। सन जून से टक्कर भी हुई। उसने आउटफिट चेक किया और ऑफिस वापस लौट गया। ऑफिस में शिन हुक ने उसे बेवकूफ बनाया और उसका सिर नूडल के पैकेट से टकरा दिया। यहाँ सब उसे परेशान कर रहे थे। हाइजिन वापस एड मैनेजमेंट रूम में गई। उसने सोचा यहाँ रहना ठीक रहेगा, कम से कम यहाँ वो घर की सफाई कर सकती है, चाय बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, बस उसे तुच्छ न समझा जाए। लेकिन आखिरकार मैनेजर ने उसे फैशन टीम में भेज दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और उसे फिर खींच कर ले जाया गया। उसे एक के बाद एक काम मिलते रहे। वो पूरे दिन चक्कर खाती रही जैसे कोई पिन ऑफ हील हो। देर रात जब काम से छुट्टी मिली, वो बस में ऊँघने लगी। बुजुर्गों को देखकर उसने अपनी जगह छोड़ दी। घर आकर वो हरी से मन की बात करना चाहती थी, सोचा सांत्वना मिलेगी, लेकिन हरी ने उसे ऐसे शब्द सुनाए जो उसे जगा गए। हरी ने कहा कि हर इंडस्ट्री की भाषा अलग होती है, इसे जिंदगी की भाषा से मिलाना नहीं चाहिए। उसने हाइजिन से कहा कि फैशन की दुनिया में काम करना है तो पहले खुद सीखो। बॉस का कर्मचारी को डांटना नॉर्मल है। वो हमेशा कहती है कि कोशिश कर रही हूँ, या बस सन जून को खुश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या उसने फैशन टीम में आने के बाद कोई मैगजीन खुद से पढ़ी, या बस दूसरों से पूछती रहती है। वो खुद को नहीं बढ़ाती, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ठहराती रहती है। इन बातों ने हाइजिन को रात भर जगाए रखा। फिर उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। उस रात उसने खुद पहल करके हरी की फैशन किताबों की अलमारी खोजी। उसने नोट्स वाली कोई मैगजीन देखनी चाहिए। तभी उसे पता चला कि हरी को पता था कि वो इस जगह आकर पढ़ेगी। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें उसे हौसला दिया था। हरी ने वादा किया कि वो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसी तरह हाइजिन ने फैशन सीखने का सफर शुरू किया। काम पर जाना, रिसर्च करना, घर लौटकर रात को हारी के आउटफिट कोऑर्डिनेशन का ज्ञान सीखना। उसने कॉस्मेटिक्स के बारे में सीखा, राहगीरों को देखकर ब्रांड का नाम और कपड़ों का मेल अंदाजे से लगाने की प्रैक्टिस की। फैशन का ज्ञान मिलने से हेन की परफॉर्मेंस में काफी सुधार आया। वो अपने काम में ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई। सख्त एडिटर इन चीफ ने भी उसकी तारीफ की। मीटिंग में मुश्किल शब्द सुनकर वो उन्हें अब समझ सकती थी। सन जून को दी गई रिपोर्ट भी काफी बेहतर हो गई, बस उसके हाथ पैर अभी भी लड़खड़ाते थे। शिनाया काम के बाद उसे लगातार तीखे चावल के केक खाने ले जाने की जिद करता रहा। हाइजिन को समझ नहीं आया कि वो उसके इतने करीब कब से हो गया, लेकिन आखिरकार वो मान गई। खाते वक्त शिनाया ने जानबूझकर घबराकर उस पर और हाइजिन पर चटनी गिरा दी। वो दिखाना चाहता था कि सिर्फ वो ही लापरवाह नहीं है, इसलिए उसे इतना उदास नहीं होना चाहिए। जब वो अपनी कमीज पर लगी चटनी पोंछने में व्यस्त थी तो उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका फोन बज रहा था। दरअसल हरी को घर जाकर पिता का जन्मदिन मनाना था। वो घर गई, लेकिन उसके लिए ये सबसे ठंडी जगह थी। उसकी माँ का इंतकाल हो गया था और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ और सौतेले बच्चे के बीच कोई मेल नहीं था। उसकी सौतेली माँ ने उसकी असली माँ को बुरा भला कहा तो वो उसे उस बेशर्म औरत को डांटने से नहीं रोक पाई। लेकिन हरी को जो बात सबसे ज्यादा दुखाई वो ये थी कि उसके पिता ने उसकी बात नहीं सुनी, थप्पड़ मारा और सौतेली माँ से माफी मांगने पर मजबूर किया। वो निराश हो गई। उसने सॉरी कहा और वहां से चली गई। वो बाहर आकर हाइजिन को फोन किया। उसे उम्मीद थी कि उसकी सबसे अच्छी सहेली आएगी और उसकी बात सुनेगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस रात हरी का सन जून के साथ मिलना था ताकि सब खत्म करे, लेकिन अभी वो बहुत अस्त व्यस्त और अकेली थी, इसलिए वो अकेले पीने चली गई। सन जून काफी देर से मिलने की जगह पर था। उसने हरी को फोन किया तो पता चला वो बार में है। वो फौरन वहां पहुंचा। उसने उसे एक आदमी से परेशान होते देखा तो दौड़कर उसे रोका। सन जून ने हरी को उस पर भड़काने वाले शब्द कहे, जिससे उसने गुस्से में उस आदमी के सिर पर अनानास दे मारा। लड़ाई के अंत में उस आदमी का सिर जख्मी हुआ, हरी का हाथ छिल गया और सन जून के माथे पर भी थोड़ी चोट आई क्योंकि उस आदमी ने उन्हें एस्ट्रे से मारा था। हरी को बहुत अफसोस हुआ कि उसकी वजह से उसे चोट आई, लेकिन वो उसकी ज्यादा परवाह कर रहा था। हिन को मैसेज मिला और वो बार में दौड़ी। उसी वक्त सन जून हरी को अस्पताल ले गया। उसने ध्यान से कॉटन स्वाब लेने सुविधा स्टोर से गया और फिर उसे उनका पुराना परिचित खाना खिलाने ले गया। भले ही उसे वो यादें नेकी नहीं थी, वो खाना सच में स्वादिष्ट था। उसने सन जून को सुना जो अपना बुरा अतीत और हाइजिन के आने से मिली खुशी की बात कर रहा था। इससे हरी का दिल न चाहते हुए भी उससे रिश्ता उस दिन खत्म करने का इरादा कमजोर पड़ गया। उसकी वजह से वो जख्मी हुआ था, इसलिए फिलहाल उसने जुदाई की बात नहीं कही। उसी रात से हरी का दिल सन जून की उस नेकी से थोड़ा थोड़ा डोलने लगा। अगली सुबह सन जून अपनी पसंदीदा दुकान पर कॉफी लेने गया। इस बार वेट्रेस ने पहले से फूलदान हटा दिया। सन जून जाने वाला था कि उसे अचानक हाइजिन की एक डायरी दिखी। दरअसल हाइजिन की छोटी बहन इसे वहां भूल गई थी और इत्तेफाक से उसी वक्त हाइजिन भी अपनी बहन से मिलने वहां आई। उसकी छोटी बहन वैसे
वैसी ही दिखती थी जैसी हाई जिन जवानी में दिखती थी। सन जून दंग रह गया, जैसे उसकी पहली मोहब्बत सामने आ गई हो। वो नोटबुक भी उसकी बहन की थी। हाई जिन उसके सामने खड़ी होकर अपनी नोटबुक वापस मांगने लगी। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी बहन से मिलना चाहा। हाई जिन ने कहा कि वो हाई जिन की छोटी बहन है। ये देखकर हाई जिन डर गई और पलटकर भाग खड़ी हुई। बाहर जाकर उसने हिम्मत की और सन जून को फोन किया कि एडिटर इन चीफ उसे तुरंत बुला रही है। इस तरह उसने उसे वहां से भगाया। दरअसल सन जून को हाई जिन से नाराजगी इसलिए नहीं थी कि वो बदसूरत थी, वो तो सबके साथ ऐसे ही था। एडिटर्स और टीम लीडर खुद बनाई मैगजीन में छोटी गलती या कुछ नया ना होने पर भी सन जून ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। वो सिर्फ उसी के साथ नर्म था जिसे वो अपनी पहली मोहब्बत मानता था। काम से जाते वक्त उसने एक खूबसूरत आकाश देखा। उसने तस्वीर ली और हरी को भेजी, साथ में उसके जख्म का भी हाल पूछा। इस छोटी सी बात ने हरी जैसी अकेली लड़की को सुकून दिया। उसी वक्त दफ्तर में हेन भी आकाश की तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन शिनू ने रोक दिया। वो उसके करीब आना चाहता था। बस में उसने उसे बुजुर्गों के लिए जगह छोड़ते देखा था। वो उसकी बाहरी सुंदरता से परे उसके अंदर की खूबसूरती देखकर उसे पसंद करने लगा था। उस रात घर जाकर हाई जिन एडिटर इन चीफ की बातों से परेशान हो गई, जिन्होंने कहा था कि उसे अपनी दिखावट बदलनी होगी। इसलिए उसने थोड़ी तैयारी करने का सोचा। अगले दिन दफ्तर पहुंचने पर सन जून बहुत हैरान रह गया। उस दिन फैशन टीम को सन जून का ड्राइवर बनकर उसे एयरपोर्ट पर पार्टनर लेने जाना था। कोई भी मुश्किल बॉस के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन अचानक हेन ने खुद ये काम लेने की बात कही। दरअसल शिनुक ने उसे बेवकूफ बनाया था। उसने कहा कि उसकी बगल में छेद है, इसलिए उसने हाथ उठाकर देखा। ठीक 4 बजे सन जून ने कार में बैठकर रवाना हुआ। पीछे के आईने में देखा और चौंक गया। पूछा कि क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। हाई जिन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि थ्योरी में 100 में से 100 नंबर मिले, प्रैक्टिकल में थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर भी पास हुई। उस बॉस से नफरत के बावजूद वो कोई मजेदार विषय छेड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया, जिससे वो बहुत खींच गई। हाई जिन ड्राइव कर रही थी, लेकिन सन जून ने उसे नहीं बताया कि कौन सा एयरपोर्ट था, इसलिए वो सबसे दूर वाले एयरपोर्ट की तरफ चली गई। जब तक पता चला वो हाईवे पर थे। वापस मुड़ने के लिए टोल बूथ तक जाना था, लेकिन आगे जाम था। एक मशहूर कलाकार को बुलाना था। इस बार मौका चूका तो दूसरा नहीं मिलेगा। ये जानते हुए कि गलती उसी की है, हाई जिन तुरंत कार से बाहर निकली। वो सड़क किनारे एक खोमचे वाले के पास दौड़ी। उसने उससे कहा कि वो सन जून को पहले एयरपोर्ट ले जाए। सन जून के सोचने से पहले हाई जिन ने उसकी टोपी उठाकर उस शख्स को पहना दी और उसे ले जाया गया। उस काबिल खोमचे वाले ने लंबे जाम में रास्ता निकाला और सन जून को वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। जब हाई जिन एयरपोर्ट पहुंची तो सब ठीक हो चुका था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन सन जून फिर भी गुस्से में था। उसने उसकी लापरवाही के लिए डांटा। हाई जिन जम गई। उसने साफ साफ सन जून से पूछा था कि कहाँ जाना है, लेकिन उसने नजरअंदाज किया था। इसलिए हाई जिन ने सन जून की कार का दरवाजा बंद कर रास्ता रोका और उस पर चिल्लाई। उसने कहा कि वो उस किस्म के इंसान से नफरत करती है जो दूसरों को थोड़ा कमजोर देखकर उन्हें तुच्छ समझने लगे। ये कहकर उसने दरवाजा बंद किया और 2 बड़े थैले चावल के केक लेकर खुद घर चली गई। उसकी पहली मोहब्बत ऐसा इंसान नहीं था। रात को हाई जिन ने हरी को साथ पीने बुलाया। सिर्फ वो उदास नहीं थी, हरी भी उतनी ही उदास थी। आज उसके पिता माफी मांगने आए थे उस थप्पड़ के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने हरी से कहा कि सौतेली माँ के साथ दिल खोल ले, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील है। उसने कहा, पिताजी की दूसरी पत्नी इतनी संवेदनशील है तो मेरा क्या। उसने कहा कि जाइए, परिवार के साथ खाइए, एक बिगड़े बच्चे के साथ खाने से ज्यादा गर्मजोशी होगी। वापस फैशन कंपनी में बारिश जोर से हो रही थी, ठीक हायन और हरी की उदासी की तरह। हायन ने गलती से वो छाता उठा लिया जो सन जून ने हरी को दिया था। सन जून चौंक गया, लेकिन उसे इत्तेफाक लगा। हाय जिन को भी कुछ अजीब लगा और वो जल्दी से निकल गई। हरी पहले पब में जाकर इंतजार करने लगी। हरी को मैसेज नहीं मिला था। वो हकीकत से दूर भागने के लिए स्विमिंग पूल में डूबी हुई थी, लेकिन मन इतना भारी था कि उससे हल नहीं हुआ। इतना बुरा हाल था कि जिम में सन जून से मिली तो उसने परवाह भी नहीं की, लेकिन वो अलग था। उसने देखा कि वो उदास है तो जिम छोड़कर उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। सन जून हरी को पार्क में बैडमिंटन खेलने ले गया ताकि उसका मन हल्का हो। ये काफी कारगर रहा और उसे बहुत अच्छा लगा। उसकी लगातार ये परवाह उसे धीरे धीरे उससे जोड़ने लगी। हरी ने पहली बार अपनी माँ की याद खुलकर बताई। सन जून को भी वही दर्द था, लेकिन वो उससे उबर पाया क्योंकि बचपन में हाई जिन उसके साथ थी। इससे हरी परेशान हो गई। उधर किन को बिना बुलाए पीने वाला साथी मिल गया। शिनाक अभी अभी काम से आया था। उसने उसका लाल नशे में भरा चेहरा देखा और मुस्कुराया। अचानक उसने उसे छेड़ने का मन किया ताकि वो जोर से बोले। किन सच में नशे में थी। वो लगभग सन जून के साथ अपना राज शिनाक को बताने वाली थी। किस्मत से वो बहुत ज्यादा पी चुकी थी और बेहोश हो गई। उसने कुछ नहीं बताया। उसे घर ले जाना पड़ा। रास्ते में के जून एक गाय की तरह इधर उधर हो रही थी। फिर वो जमीन पर बैठ गई, अपनी जेब का सामान निकाला और फोन निकालकर सन जून को कॉल किया। जैसे ही फोन लगा, हाइजिन ने उस पर चिल्लाया और उसे बुरा भला कहा। फिर उसने कह दिया कि वो हाइजिन है, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहा। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने पूछा कि वो शराब पी रही है और जल्दी घर जाए। अगली सुबह जागी तो वो बिस्तर पकड़कर उल्टी कर रही थी। हरी के बताने पर उसे पता चला कि रात को शिन्या उसे घर छोड़ गया था। उसने उस पर उल्टी भी कर दी थी। ये सुनकर हाइजिन बहुत शर्मिंदा हुई। फिर उसने देखा कि उसकी खूबसूरत सहेली आज लंबी पैंट पहनकर आई है। कल रात सन जून ने हरी को याद दिलाया था कि ठंड है, छोटे कपड़े मत पहनना। उसने अपने पिता की बात नहीं सुनी, लेकिन सन जून की बात मानी। इन काम पर जाते वक्त सड़क पार कर रही थी। उसने फोन देखा
तो पता चला कि उसने संजून को कॉल किया था। जैसे ही शिनुक से मिली, उसने पूछा कि कल उसने डिप्टी एडिटर को कुछ कहा क्या। शिनाक ने अकड़ते हुए जवाब देने से मना कर दिया। उसने हाइजिन को मजबूर किया कि रिश्वत में 2 किम्पब खरीदे। तब शिनाक ने बताया कि कल उसने डिप्टी एडिटर को बुरा भला कहा था, इसलिए उसे जल्दी से फोन काटना पड़ा। ये सुनकर हे जेन को चैन मिला। अजीब बात यह है कि हाइजिन ने उसे गाली दी, फिर भी संजून ने उदारता से नजरअंदाज किया। ये उसके हमेशा वाले सख्त रवैये से बिल्कुल अलग था। दरअसल उसे भी कल अपनी गलती का एहसास हुआ था। कॉफी पर वेट्रेस की बात सुनकर उसे समझ आया कि जब वो ध्यान में खोया हो तो कुछ नहीं सुनता, इसलिए गलत रास्ते जाने का कसूर भी उसका था, लेकिन उसने सब हाइजिन पर डाल दिया। उस दिन एडिटर इन चीफ ने एक मशहूर कलाकार के साथ मिलकर काम करने के जश्न में पार्टी रखी। सभी कर्मचारियों को भाग लेना था। संजून पीना नहीं चाहता था, लेकिन एडिटर इन चीफ ने जबरदस्ती पिलाई। उन दोनों की इस जंग में संजून ने तुरंत पूरा गिलास एक सांस में पी लिया। उसका चेहरा बिल्कुल होशमंद था। वो उठकर जाने लगा, लेकिन जब हाइजिन और शिनहू बाहर आए तो उन्होंने उसे फर्श पर बेहोश देखा। दोनों नेक लोग उसे उसके होटल ले गए। शिनुक प्यासा था, इसलिए उसने हाइजिन को संजून के फ्रिज से पानी लाने को कहा। तब उसे पता चला कि फ्रिज में सिर्फ मिनरल वाटर भरा था। वो संजून की चिंता करने लगी। वजन कम करने के लिए वो सिर्फ पानी पीता था। इसी सोच में हाउन को एहसास हुआ कि उसका फोन संजून के कमरे में रह गया। उस फोन में उसकी और हरी की सारी तस्वीरें थीं। वो पूरी दिमागी ताकत लगाकर दरवाजे का पासवर्ड सोचने लगी, लेकिन सब कोशिशें बेकार गईं। आखिरकार संजून की पुरानी डायरी की मदद से वो दरवाजा खोल पाई। वो चुपके से कमरे में घुसी। अच्छी बात ये थी कि वो अब भी सो रहा था। उसने अपना फोन वापस लिया। उसी वक्त हरी के होटल में एक वीआईपी मेहमान ने एक म्यूजिक प्लेयर कमरे में भूल गया था। उसने ले जाने को नहीं कहा था। वीआईपी मेहमान होने की वजह से हावी खुद प्लेयर वापस देने गई। गलियारे में उसे एक बेतरतीब कपड़े वाला आदमी दिखा। उसने जल्दी से उसे बाहर खींचा, लेकिन वो वीआईपी मेहमान निकला। इससे भी ज्यादा हैरानी ये हुई कि वो शिन्या था। वो तूफानी अमीर खानदान का लड़का जो जुनून से पत्रकारिता में काम करने आया था। वापस हाइजिन के पास वो कमरे में रुकी। उस अधूरी पहेली को देख रही थी जिसमें एक टुकड़ा गायब था। ये वो खूबसूरत याद थी जो उसने और संजून ने बचपन में मिलकर बनाई थी। जैसे ही वो उसे छूने वाली थी, संजून जाग चुका था और अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो डर गई। उसके डरने से कांच का पहेली का डिब्बा गिर गया। उसे डर था कि वो टूटे कांच पर पैर न रखते, इसलिए उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। उसने पूछा कि वो उसके कमरे में क्यों है। उसने बोला कि वो उसकी पेंटिंग तोड़ने आई थी। हाइजिन ने कहा कि नहीं और झुककर टुकड़े उठाने लगी, लेकिन संजून ने उसे हाथ नहीं लगाने दिया। हाइजिन ने समझाया कि वो और शिनुक उसे घर ले आए थे, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि अभी सिर्फ वही कमरे में थी। कुछ कहने से कोई फायदा नहीं था कि जिनके पास पहले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन बाहर निकलते ही उसे पता चला कि उसने संजून का जूता पहन लिया था, इसलिए वो वापस जाने को मजबूर हुई, लेकिन उसने दरवाजा वजह बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद एक चप्पल पेड़ की शाखे पर अटकाकर हाइजिन को वापस की गई। उसने भी संजून को जूता लौटाया। शर्मिंदगी में उसने उसे कोसा भी कि एक गिलास पीकर बेहोश हो गया। तभी उसने दरवाजा और धमकी दी। वो भाग गई। उस दिन हाइजिन के माता पिता खाना बना रहे थे तो हरी उनके घर आ गई। खाना खाने के बाद हाइजिन अपने कमरे में गई और पुरानी चीजें देखने लगी। अचानक उसे बचपन की एक किताब में पहेली का गायब टुकड़ा मिला। जवानी की यादें लौट आईं। संजून ने खुद उसे छाते के आकार का वो टुकड़ा दिया था। उसने वादा किया था कि जिस दिन वो लौटेगा वो उसकी छाता बनकर उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अब एक ने कहने की हिम्मत नहीं थी, दूसरे को पहचान नहीं थी। वापस जाते वक्त हेन को एक सहकर्मी का फोन आया कि उसके लिए रिपोर्ट पूरी कर दे क्योंकि वो ब्यूटी रूटीन में व्यस्त है। हेन ने मान लिया, जिससे हरी बस यही चाहती थी कि उसे थप्पड़ मारे। जब हाइजिन का काम हो गया तो उसने संजून के ऑफिस के पास जाकर झांका। गलती से उसने मैनेक्विन का हाथ तोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि वो इतनी रात को दफ्तर में होगा। वो घबराकर अलमारी में छिप गई। इससे उसे पता चला कि अगर मोस्ट कोरिया मैगजीन जल्दी असरदार नहीं हुआ तो उसे बंद कर दिया जाएगा। अब उसे समझ आया कि संजून सब पर इतना दबाव क्यों डालता था। वो बहुत सावधान थी, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया। उसने कहा कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। उसने उसे जाने दिया। वो उस नासमझ लड़की को देखकर हंसा। उसे डर नहीं था कि वो राज खोलेगी। हाइजिन को एहसास नहीं था कि वो पहेली का टुकड़ा उसके कमरे के दरवाजे के सामने गिरा दिया। लगता था संजून को नहीं पता था। वो जिम गया और वहाँ हरी मिली जो अभी अभी ट्रेनिंग से आई थी, लेकिन उसे उसके साथ और वक्त बिताने का मन था। उसने झूठ कहा कि वो अभी आई है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हरी उसे घर छोड़ने गई। घर जाने से पहले संजून ने देखा कि हरी की पलकें झड़ी हुई हैं। ध्यान से उसने उसे उठा कर दिया। उसने उसे वो काम याद दिलाया जो वो बचपन में करते थे, यानी मुराद मांगना। इससे हरी हंसी भी और परेशान भी हुई। घर लौटकर उसे हाइजिन के लिए अचानक अफसोस हुआ। हरी ही जिन की पहचान इस्तेमाल करके उसकी पहली मोहब्बत के साथ थी। अगले दिन ही जिन और संजून एक साथ काम पर गए। वही पुराना जुमला, हरी बत्ती है चलो, लेकिन इस बार वो उसकी मौजूदगी भांप सका। दफ्तर पहुंचने पर हाइजिन को पता चला कि संजून के ऑफिस के पास पहेली का टुकड़ा गिर गया था। डर था कि वो देख लेगा, इसलिए वो उससे पहले उसे ढूंढने निकली। वो फर्श पर घुटनों के बल रेंगने लगी, जिससे सहकर्मी चौंक गए। लेकिन संजून ने उस टुकड़े को पैर के तले दबाकर अपने ऑफिस में जा चुका था। हाइजिन ने डिलीवरी का काम लिया और बहाने से पेन गिराकर झुकी ताकि संजून के जूते के तले से टुकड़ा निकाल सके, लेकिन उसका पैर बार बार हिलता रहा। जब वो झुकी तो संजून ने उसे चौंका दिया
और बाहर भेज दिया। दोपहर तक वो बाहर नहीं आया। इसी दौरान टुकड़ा खुद ही गिर पड़ा। पलटने पर शिन्यू ने जल्दी से उसे गले लगाया और टुकड़ा निकाल लिया। दरअसल पहले शिनुक ने हाइजिन को उस टुकड़े के बारे में सफाई वाली दीदी को बताते सुना था और रात पहले उसने हाइजिन की पहली मोहब्बत की पहचान भी जान ली थी, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। हाइजिन ने शिनुक को खाने पर तोहफे में आमंत्रण दिया। उसने ये भी मान लिया कि वो उसकी मांस पलटने वाली दीदी बनेगी। उधर हरी अभ्यास के कमरे में सन जून के आने का इंतजार कर रही थी। उसे पता नहीं था कि कब से उस पर ध्यान जाने लगा, लेकिन वो नहीं आया तो उसे खुद ही वापस जाना पड़ा। वो सुविधा स्टोर पर सामान लेने गई। वहाँ अचानक शिन्या मिला। वो अमीर खानदान का लड़का था, लेकिन इंस्टेंट नूडल के पैसे भी नहीं थे। हरी को पैसे देने पड़े। पिछले दिन की गड़बड़ी के लिए माफी में उसने उसे बेघर आदमी समझा। शिनह्यूक की बिंदास तरीके से नूडल खाने की आदत पर उसने आलोचना की, लेकिन फिर वो खुद भी उसी तरह नूडल खाने लगी और कह दिया कि कितना स्वादिष्ट है। तभी हाइजिन का फोन आया। दोनों ने मिलकर घर जाने का तय किया। सोचा था तीनों मिलेंगे, लेकिन शिन्यो हाइजिन के आने से पहले होटल लौट गया। हरी अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा पाई। एक आदमी उसके पीछे पड़ा था। पहले ऐसा आदमी उसका मापदंड था, लेकिन अब ऐसा इंसान उसे घिन दिलाता था। वो एक सादा और सच्चा प्यार चाहती थी, जहाँ साथ खाना खाएं और मन की बातें करें, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं। रास्ते में उसे सन जून की परछाई दिखी। हरी कार से उतरकर उसके पीछे भागी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक ढोंगी है। उसे चाहने का कोई हक नहीं। वो उदास होकर शिनुक के पास गई। उससे पूछा कि किसी ऐसे इंसान को कैसे भूलें जो उसका नहीं है। फिर उससे कहा कि उसका मंगेतर बनकर उसे एक आदमी के सामने प्रपोज करे ताकि वो उसे भूल जाए। लेकिन उस रात दोनों देर तक इंतजार करते रहे। सन जून नहीं आया। रास्ते में एक कार एक्सीडेंट हो गया था। बारिश हो रही थी, जिससे उसे डर लग गया और माँ की याद आ गई। घबराहट में वो कार पर काबू नहीं रख पाया। सन जून बस कार से उतरकर भागना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर बिल्कुल जवाब दे गए और वो सड़क पर गिर पड़ा। पास से गुजरती बस में हियन ने देखा और बहुत घबरा गई। उसने खतरा उठाकर सन जून के लिए रेनकोट लाने दौड़ी। वो उसे लगातार हौसला दिलाती रही। वो उस बदसूरत लड़की को देखने लगा। उसकी आंखों में उसकी पहली मोहब्बत की तस्वीर उभरने लगी। उसे बस स्टॉप पर पहुंचाया। सन जून उसे बार बार भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने पहले टैक्सी बुलाकर उसे घर भेजा। तब आजाद हुई। हरी ने फोन किया। पता चला सन जून टैक्सी में बेहोश था। उसने शिन हुक को संक्षेप में बताया और फौरन निकल पड़ी। हरी जैसे ही आई, सन जून के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने कमजोर हालत में दरवाजा खोला और उसकी बाहों में गिर गया। हरी एक अमीर घर की बेटी थी, जिसकी हमेशा सेवा होती थी, लेकिन उसने अपने प्यार के लिए दलिया बनाया। वो काफी अनाड़ी थी। सन जून थोड़ा होशमंद था। उसने हरी के पास आकर पूछा कि क्या वो किसी काम से आई है। वो अचानक जुदाई की बात नहीं कहना चाहती थी। बहाना बनाया कि वो उसकी कमीज वापस करने आई है। दलिया बन गया, लेकिन सन जून सो गया। उसी वक्त हाय जिन भी शिनुक से मदद मांग रही थी। उससे कहा कि वो सन जून के लिए दलिया ले जाए। बदले में वो उसकी 3 मनचाही बातें मान लेगी। इस फायदेमंद अदले बदले पर शिन ने फौरन हाँ कर दी। वो सन जून के होटल पहुंचा, लेकिन सुरक्षा ने उसे गलत समझ लिया। कमरे के दरवाजे पर हरी से टकराया। उसने कहा कि उसकी दोस्त बीमार है, इसलिए उसे यहाँ छोड़ दिया। शिन्या ने ज्यादा नहीं सोचा। सन जून के कमरे में गया, जार में रखे पहेली के टुकड़े देखे और समझ गया। सन जून को एक झपकी में देखकर शिनुक ने हाइजिन की पहचान बताई। फिर उसने हरी का बनाया सिरके से भरा दलिया हटाया और हाइजिन का लाया दलिया रख दिया। शिनाक वापस जाने ही वाला था, लेकिन सन जून को बुखार बहुत तेज लगा, इसलिए उसे रुककर उसकी देखभाल करनी पड़ी। अगली सुबह सन जून उठा तो एक अनजान आदमी को घर में देखकर बहुत डर गया। शिनाक ने बताया कि हाइन ने उसे भेजा था, वो खुद नहीं आया और वो इतनी जल्दी में था कि कपड़े नहीं लाया, इसीलिए थोड़ी देर के लिए सन जून का अंडरवियर उधार लिया। वो तुरंत वापस करेगा। ये सुनकर सन जून के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वो अंडरवियर शिनाक को दे दिया। थोड़ी देर बाद उसने हरी को मैसेज करके दलिया के लिए शुक्रिया कहा। उसे लगा ये दलिया हरी ने बनाया था। रात को सन जून के साथ बारिश में रही हाइजिन को सर्दी हो गई। आज काम पर आने पर हर छींक पर उसके सहकर्मी डर जाते थे। सन जून उसे देखकर बहुत पछता रहा था। आखिरकार उसकी ही वजह से उसे सर्दी लगी थी। कल बारिश में उसकी देखभाल करते वक्त उसे पहली मोहब्बत जैसा एहसास हुआ था। वो दवाई लेने फार्मेसी गया, फिर दफ्तर लौटकर हाइजिन की मेज के पास गया, लेकिन जैसे ही कोई गुजरा उसने दवाई छिपा ली और चला गया। वो उस कठोर डिप्टी एडिटर का रुतबा बनाए रखना चाहता था। जब तक वो हिम्मत जुटाता, किसी ने पहले ही कर दिया। शिन्या ने बिना झिझक के हाइजिन के माथे पर बुखार की पट्टी लगाई। उसे प्यारा बिल्ली वाला मास्क भी दिया। सन जून ही जिन को दवाई नहीं दे पाया, गुस्से में उसने उस पर रिपोर्ट न देने का आरोप लगाया और गुस्से में दवाई का थैला फेंक दिया। दोपहर में सन जून ने हरी को शुक्रिया कहने के लिए खाने पर बुलाया, लेकिन फिर बारिश हो गई। इसी से उसे पता चला कि हरी को उसकी पहली मोहब्बत की तरह बारिश से डर नहीं लगता, बल्कि उसे बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन में वो अपनी माँ के साथ बारिश में खेलती थी। हरी को कुछ अजीब लगा और उसने जल्दी से बात बदल दी। पीछे के दफ्तर में काम खत्म होने पर हमेशा की तरह सब काम हाइजिन पर डाल गए। उसे इस बात की इतनी आदत हो गई थी कि उसने सब काम उठा लिया, लेकिन शिन्या की दी दवाई की वजह से आंखें बंद होने लगी और वो सो गई। सन जून ने ये देखा। वो फौरन उसकी मदद करने आया। उसने उसकी नींद न टूटे इसलिए कॉल बंद कर दिया। एक सहकर्मी जो अभी गया नहीं था, वो मास्क पहनकर सबको डराने की कोशिश कर रहा था। सन जून डर गया
और हाईजिन की गोद में जा बैठा। जब उसे होश आया तो वो अजीब हालत में था। वो समझाकर चला गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसका चेहरा अभी कैसा था। बस इतना ही नहीं, संजून ही जिन के पीछे पीछे घर तक आया। वो बस में ऊँगती ही जिन को देखकर चैन से नहीं बैठ सका। उसी बस में चढ़कर उसके बगल में बैठ गया। चुपचाप हाईजिन को अपने कंधे पर टिककर सोने दिया, लेकिन उसकी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने चेहरे को अखबार से छिपा लिया। हाईजिन के उतरने का इंतजार करने के बाद वो चुपके से उसे देखता रहा। दरअसल बारिश वाले दिन हाईजिन की मदद के बाद से उसे वो जानी पहचानी लगने लगी थी। धीरे धीरे उसके दिल में उसके लिए कुछ उठने लगा था। जबकि हरी के साथ उसे बहुत अजीब लगता था, लेकिन हरी उससे प्यार करने लगी थी। उस रात उसने सुना कि अगर मोस्ट कोरिया मैगजीन 2 महीने में शीर्ष पर नहीं आई तो मैगजीन टीम भंग हो जाएगी। इसी वजह से सन जून को भी अमेरिका वापस जाना होगा। हरी बहुत खोई सी हो गई। वो शिन हो के पास मन की बात करने गई। उसे अभी नहीं पता था कि वो जिसे चाहती है वो सन जून है। उसने उत्साह से उसे सलाह दी कि प्यार में वो कमजोर नहीं थी, इसलिए एक बार दिल खोलकर जीना चाहिए। उसकी हिम्मत से हारी ने तय किया कि बचे 2 महीनों में वो खुद के लिए प्यार जीतेगी। घर पर उसे गलती से हाईजिन की मेज पर पहेली का गायब टुकड़ा मिला। संजून ने उसे जो पहेली की कहानी बताई थी वो याद आई। हारी ने खुद के लिए एक स्वार्थी योजना बना ली, लेकिन संजून का झुकाव हाईजिन की तरफ होने लगा था। मीटिंग में वो बिना जाने उसे टकटकी लगाकर देखने लगा। तभी कहानी में एक मोड़ आया। हारी ने उसे पहेली का गायब टुकड़ा दिखाया। उसने कहा कि उसने इसे दशकों से संभाल रखा है। शायद उन दोनों की किस्मत में अभी भी मेल है। तस्वीर देखकर संजून चुप हो गया। हारी के लिए उसकी भावनाएं कहना मुश्किल था। शाम को वो उसके साथ डेट पर निकले। तभी उसकी सौतेली माँ ने बाथरूम में उसे बताया कि वो झूठे नाम से मिल रही है। अपने प्यार की रक्षा के लिए हरी ने पहली बार अपना घमंड छोड़ा और सौतेली माँ से राज्य रखने की गुजारिश की। इससे सौतेली माँ और ज्यादा जानना चाहती थी। वो सीधे सन जून से मिलने चली गई। उसने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन इससे हरी डर गई। हरी बहुत खुद पर तरस खाने लगी। वो बस प्यार चाहती थी, लेकिन सब कुछ छुपाना बहुत मुश्किल था। उस रात वो तकिया लेकर हाईजिन के कमरे में आई। साथ सोना चाहती थी। वो हाईजिन के लिए बहुत माफी भी मांगती रही, लेकिन साथ ही खुद के लिए खुशी भी चाहती थी। वो चाहती थी कि सन जून के साथ 2 महीने प्यार करे, फिर उसे अमेरिका जाने दे और हाईजिन की दोस्ती पहले जैसी रहे। उधर सन जून के मन में एक खालीपन था। उसे हाईजिन के प्रति अजीब भावनाएं थीं, लेकिन उसे लगता था हरी उसकी पहली मोहब्बत है। उसने प्याज कूड़े में फेंका। अगले दिन दफ्तर में वो फिर सबसे ठंडा था। उस दिन एक रिपोर्टर अचानक व्यस्त हो गया, इसलिए ये काम है जिनको दिया गया। हानो को लगा जुनवू एक अमीर नौजवान है, इसलिए वो उसके पास पहुंची। हानो ने उसे अपनी कार में बिठा लिया, इसलिए हाईजिन को सन जून के साथ कार में जाना पड़ा। हाईजिन सन जून से बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका चेहरा बहुत कठोर था। गुस्से से बोला कि चुप रहे और बैठे। इससे वो शर्म से सिमट गई। आखिरकार वो पहुंचे। बाकी 2 व्यस्त थे, इसलिए सन जून और हाजिन ही मिलने गए। रेस्तरां में सन जून ने सबसे महंगे 2 खाने मंगाए। हाजिन ने उसे समझाने की कोशिश की कि यहाँ खाना महंगा है, लेकिन वो तुच्छ रवैये में बोला कि वो चुप रहे और खाए, वो पैसे देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बटुआ दफ्तर में रह गया था। मालकिन ने उसे बिकनी के आकार का एप्रन दिया और वो उसे पहने मजे से बैठा था। हाईजिन को हंसी रोकना मुश्किल हो गया। खाना खाते खाते जब पैसे देने का वक्त आया तो उसे पता चला कि बटुआ नहीं है। उसने हाईजिन पर आवाज उठाई। अब उसे उससे पैसे मांगने पड़ेंगे, लेकिन हाईजिन के पास कम पैसे थे। मालकिन के बहुत स्वाइप करने के बाद भी 40,000 वॉन की कमी रह गई। सन जून ने अपना महंगा रेशमी स्कार्फ गिरवी रखा, लेकिन मालकिन को फ्रेंच या अमेरिकी कलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। उसे बस 40,000 वॉन कैश चाहिए था। सन जून ने हानो को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि वो रास्ता भटक गई है। दरअसल वो जूनवू के साथ खास पल बनाना चाहती थी। हाईजिन ने हरी को फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। हाईजिन ने शिनू को फोन किया। रिपोर्टर ने फोन उठाया, लेकिन जब हाईजिन ने बॉस को हालात समझाने दिए तो रिपोर्टर ने धोखा समझ लिया और पैसे भेजने से मना कर दिया। बॉस गुस्से में आया और मालकिन ने चाकू तेज करना शुरू कर दिया। दोनों ने समझ लिया कि पैसे नहीं है, इसलिए एक दिन मेहनत करने को तैयार हो गए। अब वो शानदार डिप्टी एडिटर इन चीफ बैंगनी पैंट और नीली कमीज पहने गाय का गोबर साफ कर रहा था। काम के दौरान दोनों अचानक एक दूसरे से टकराए और गोबर में गिर गए। सन जून जाना चाहता था, लेकिन मालकिन की आंखों ने उसे रोका, इसलिए पूरे दिन उसे हाईजिन के साथ सच्चे किसानों की तरह मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार काम खत्म हुआ। दोनों तख्त पर लेट गए। आज का आकाश बहुत खूबसूरत था, या शायद थकान के बाद काम खत्म होने से जिंदगी में मतलब दिखने लगा था। हाईजिन को अचानक लगा कि उसका कर्मचारी कार्ड गुम हो गया। वो गोबर के ढेर में कहीं गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए वो वापस गौशाला में घुसी, लेकिन नहीं मिला। तभी सन जून ने उसके सामने कार्ड रखा। उसे चिंता से देखा। वो इंसान गोबर के डर से ऊपर उठ गया था। शायद इसीलिए उसने खुद जाकर कार्ड ढूंढा। मालकिन के शब्दों से हाईजिन को एहसास हुआ कि जिस बुरे बॉस से वो नफरत करती थी उसने उसके लिए इतना किया। वापस जाते वक्त उसने उसे बताया कि उस कार्ड को इतना संभाल कर रखने की वजह ये थी कि ये उसका पहला कर्मचारी कार्ड था। उसके लिए ये बड़ी कंपनी में असली कर्मचारी के रूप में उसका नाम था। उसके लिए ये मामूली था, लेकिन उसके लिए ये एक उपलब्धि थी। उसने उसे बताया कि उसके लिए खास यादगार चीज वो पहेली थी जो उसने गलती से तोड़ी थी। दूसरों के लिए ये एक अधूरी पहेली थी, लेकिन उसके लिए ये सोने से भी कीमती याद थी। इससे हाईजिन का दिल भर आया, लेकिन बाद में उसने हाथ उठाकर मुआवजे की मांग कर डाली, जिससे वो बहुत हैरान हो गई। ये मिशन 2 दिन 1 रात का था। कंपनी की सोलो ट्रैवल थीम के लिए जगह चुनने का काम था। शिन्या ने जूनवू को फोन करके पता किया कि वो और हाना रास्ते में खो गए हैं, यानी हाँ, जिन और सन जून एक साथ रह रहे हैं। उसे उन दोनों के करीब आने का ख्याल आया और हाईजिन खोने का डर सताया। हरी ने सन जून और हा जिन दोनों को फोन किया। उस वक्त हा, जिन और संजून मिलकर ये तय कर रहे थे कि अकेले सफर में दिशा कैसे चुने और क्या महसूस होता है।
है। हायजिन बिल्कुल उसकी भावनाएं समझ सकती थी, अकेलापन और किसी जरूरी इंसान को चिट्ठी लिखने की तड़प। इससे सन जून ने वो वक्त याद किया जब वो अकेला अमेरिका में था। बदमाशी होती थी, फिर भी वो हिम्मत से जीता रहा क्योंकि उसे कोरिया से एक दोस्त की चिट्ठियां आती थीं। लेकिन एक दिन चिट्ठी आनी बंद हो गई। वो लंबे वक्त तक टूटा रहा। हायजिन ने सुना और चुप रह गई। कहना मुश्किल था। उसने बात छोड़कर समुद्र किनारे दौड़ने लगी। सन जून जाहिर तौर पर उसकी तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन पकड़े जाने पर शर्माकर मुंह फेर लिया। फिर दूर से चुपके से उसे देखता रहा। जब दोनों साथ बैठकर खा रहे थे तो सन जून को एहसास नहीं हुआ कि वो इस लड़की के साथ कब खुल गया। वो उस अधूरी पहेली और वो धुन जानती थी जो सिर्फ वो और उसकी पहली मोहब्बत जानते थे। दोनों बातें करते रहे जैसे दो जिगरी यार लंबे वक्त बाद मिले हों। रात देर तक दोनों इतने डूब गए कि स्टाफ को धीरे से याद दिलाना पड़ा कि दुकान बंद हो रही है। इस दशकों पुरानी कहानी के बाद सन जून हायजिन की और ज्यादा इज्जत करने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने दिल का वो दर्द उसे बता सका जो उसने उसे कभी नहीं बताया था, जिसे वो अपनी पहली मोहब्बत मानता था। हायजिन खुश हुई कि उसका वो मोटा दोस्त गायब नहीं हुआ, बस वो अब अकेले जीना सीख रहा था। ये सोचकर हायजिन को अचानक सन जून को सच बताने की इच्छा हुई। वो उसके साथ अकेलापन बांटना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कहने वाली थी, शिनो आ गया। वो डरा हुआ था कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हायजिन उससे दूर हो जाए, इसलिए वो अपना बैग लेकर बल्ब बनने आ गया। सन जून शिनयाक से नफरत करता था, इसलिए वो चला गया। लेकिन जब उसने सुना कि शिनयाक ने हायजिन को पीने का बुलाया तो वो खुद भी चला आया। पीने की मेज पर शिनया बार बार अंडरवियर की बात करता रहा। वो आज इतनी जल्दी में था कि उसने अंडरवियर नहीं लाया, इसलिए सन जून का उधार लेता रहेगा। इससे सन जून बेबस हो गया और हायजिन की हंसी नहीं रुकी। लेकिन न जाने क्यों शिनुक बार बार जानबूझकर हायजिन के जिनके करीब होने की कोशिश करता था ताकि सन जून को जलन हो। भले ही गुस्से में था, सन जून को दिखावा करना पड़ा। जब श्याक ने हायजिन के हाथ में एक नकली मकड़ी डाल दी और वो चिल्लाई तो सन जून से रहा नहीं गया। सन जून ने शिनुक के सिर पर मारा जिससे वो चक्कर खा गया। लेकिन बियर पीने से सन जून थोड़ा होश में आया और फिर बेहोश हो गया। शिनुक और हायजिन को फिर उसे कमरे तक ले जाना पड़ा। जब वो सन जून को देख रही थी तो शिनुक ने आकर पाया कि सन जून ने चुपके से हायजिन की तस्वीर ली। वो झुंझलाया और जॉगिंग करने निकला। कारोबारी दौरे के बाद वो दफ्तर वापस आया। सन जून अब सबसे ज्यादा मिलनसार था। उसने सहकर्मियों को सुबह नमस्कार भी कहा। इससे सब बेचैन हो गए। इसके उलट शेन ह्यूक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस रात जब वो खाने गए तो हायजिन ने उसे बताया कि वो सन जून को सच बताना चाहती है। इससे वो थोड़ा घबरा गया और उदास हुआ। उसने अपने खोए हुए कुत्ते की तस्वीर दिखाई। वो उसे बहन की नजर से देखता था, लेकिन वो हायजिन को बहन की नजर से नहीं बल्कि उस कुत्ते की नजर से देखता था। शिनाक ने यह भी साफ कहा कि वो उसे पसंद करता है। उसे उसकी सच्ची, ना समझ लेकिन नेक इंसानियत पसंद है। इससे है उलझन में पड़ गई और सोचा कि वो मजाक कर रहा है। जितना जोर से उसने कहा मुझे तुम पसंद हो, उतना ही ज्यादा वो भागना चाहती थी। उसी वक्त सन जून हरी के साथ चल रहा था। उसने उससे उदासी से पूछा कि अगर वो उसकी बचपन की दोस्त न होती तो क्या वो उसके साथ ऐसे ही चलता। ये सुनकर सन जून अचानक रुक गया। जवाब का इंतजार किए बिना उसने पलटकर उसके होंठों पर किस कर दिया और अपनी भावनाएं जाहिर की। ये नजारा शेनहू ने देखा। उसे अब पता चल गया कि हरी जिसे चाहती थी वो सन जून था। उसने हायजिन को देखने नहीं दिया और कसकर गले लगा लिया। अगर हरी प्यार पाने की हिम्मत कर सकती है तो वो भी इस एहसास को थाम कर रखने की कोशिश करेगा। सन जून ने हरी के इजहार का फौरन जवाब नहीं दिया। वो उसे उस जगह ले गया जहां वो बचपन में तस्वीरें बनाते थे। हरी ने साफ उदासी जाहिर की। वो नहीं चाहती थी कि सन जून फिर उस खूबसूरत अतीत का जिक्र करे, क्योंकि उस अतीत में वो थी ही नहीं। सन जून ने कुछ नहीं कहा। उसने वर्तमान में खुद और हरी की तस्वीर बनाई। उसने कहा कि अतीत की बात नहीं करेगा, अब सिर्फ वर्तमान है, क्या ये ठीक है? हरी ने खुशी से दिल बनाया। वो सच में सन जून के साथ प्यार चाहती थी। उसने खुद से कहा कि वो सिर्फ 2 महीने उसके साथ रहेगी, फिर हायजिन को सब बता देगी। सन जून से प्यार है, लेकिन हायजिन से दोस्ती उससे भी ऊंची है, इसलिए वो दोस्त नहीं खो सकती। जिनको जब पता चला कि उसकी सहेली की दिल की धड़कन बढ़ाने वाला एक लड़का है तो उसने पूरे दिल से उसका साथ दिया। इससे हरी और ज्यादा परेशान और तड़पने लगी। जब वो सन जून को फोन करके मूवी देखने जा रही थी तो उसने हायजिन को आते देखा। उसने झट से फोन काट दिया। डर था कि सन जून हायजिन की आवाज सुन लेगा। उधर शिन्यू हमेशा सन जून को बताना चाहता था कि हायजिन उसकी पहली मोहब्बत है और हायजिन को बताना चाहता था कि दोनों जिन्हें वो करीबी मानती है उन्होंने उसे धोखा दिया, लेकिन वो बोल नहीं पाया। जब उसका जूता टूट गया तो वो उसे घर तक उठाकर ले गया। रास्ते में उसने पूछा कि क्या वो सन जून के सामने अपनी पहचान बताकर अपना पुराना दोस्त पाना चाहती है या अपनी पहली मोहब्बत के साथ रहना चाहती है। हायजिन को खुद नहीं पता था। जब वो हिचकिचा रही थी तो सन जून ने रास्ते में उन दोनों को देखा। वो देखता रहा और सामने वाली कार से टकरा गया। अभी उसकी भावनाएं क्या हैं, वो खुद किससे प्यार करता है, सन जून नहीं जानता। हायजिन के लिए उसके मन में भावनाएं हैं, लेकिन ये सोचकर कि हरी उसकी पहली मोहब्बत है जिसने उसे जिंदगी में थाम रखा था, वो टूट जाता था। पिछली बार कार एक्सीडेंट के कारण वो देर से आया था, इसलिए मूवी नहीं देख सका। इस बार उसने एक खास थिएटर ढूंढा जो अभी भी वो आखिरी मूवी दिखा रहा था, लेकिन फिल्म के दौरान भी उसे खुशी नहीं हुई। उलटे जब लाल बत्ती पर रुका और हायजिन ने कहा हरी बत्ती है चलो, तो उसका दिल अचानक उलझ गया। उसने उसे रोका। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वो उसकी पहली मोहब्बत है। आज हायजिन ने तय किया था कि वो सन जून को सच बताएगी, लेकिन हेडक्वार्टर का दबाव और मैगजीन को बचाने का तनाव उसे हमेशा से ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहा था। पोशाक देखभाल करने वाले ने गलती से गहना पहन लिया और कपड़े को छू दिया
जिससे वो पागल हो गया। डर था कि गहने से पोशाक फट जाएगी। उसने उसे भगा दिया। इंचार्ज ने ये काम हाइजिन को दे दिया। मैनेजर ने खास ताकीद की कि ये आगामी सालगिरह के लिए बेहद जरूरी डिजाइन है, लेकिन उसी वक्त उसकी सहकर्मी हेन ने उससे कार की चाबी निकालने में मदद मांगी। हायन को अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो पोशाक वहां छोड़कर चली गई। जब मॉडल ने पोशाक पहनी तो उसमें गड़बड़ी आ गई। सन जून इतना गुस्से में था कि उसने हायन को निकाल दिया। हाइजिन रो पड़ी। वो आज अपनी सबसे अच्छी सहेली को वापस पाने वाली थी, लेकिन अब नहीं हो सकता था। तभी हाइजिन के जाने के बाद एक दूसरी लड़की फूट फूट कर रोई और मानी कि उसने नई पोशाक पहनने की चाहत में उसे फाड़ दिया। हाइजिन की गलती नहीं थी। सन जून ने एक लंबी सांस ली और चिल्लाने का मन नहीं रहा। प्यार से लेकर काम तक सब कुछ उसे थका रहा था। हरी का फोन आया, उसने उठाया भी नहीं। दरअसल उससे पहले शिनहुक गया था और हरी को बताया था कि हाइजिन उसे सच बताने वाली है। तब तक वो दोनों से हाथ धो बैठती, दोस्त भी और प्यार भी। इसलिए अच्छा होगा कि वो खुद पहले सन जून को सब बता दे। इसलिए उस रात हरी उसे बार बार फोन कर रही थी कि खुद बताए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। हारी ने हाइजिन को फोन किया। हाइजिन ने उदासी से कहा कि उसकी पहली मोहब्बत ने उस पर चिल्लाया और उसे भगा दिया। हारी ने कहा कि वो वहाँ है, अभी आती है। जब हाइजिन पहुंची, हारी सिर्फ रोते हुए उससे माफी मांग सकती थी। हाइजिन के नौकरी जाने की बात सुनकर शिन्यू उसके घर आया। उसने एक दिन के लिए उसे अपना असिस्टेंट बनाकर लैंडस्केप तस्वीरें खींचने ले जाने का प्रस्ताव रखा। वो मना करने वाली थी, लेकिन उसने तुरंत याद दिलाया कि उसने 3 शर्तें माननी है, साथ में अच्छी तनख्वाह भी। हाइजिन फौरन चली गई। पूरा दिन काम का बहाना था, लेकिन शिन हुक के साथ मजा आया। हाइजिन पर कोई दबाव नहीं था, डांट नहीं थी, लेकिन वो उससे प्यार नहीं कर सकती थी। काम पर जाते वक्त शिनुक ने सन जून को हाइजिन के डिजाइन आइडिया दिखाए। सिर्फ उसकी सरल लेकिन रचनात्मक सोच ही उसे संतुष्ट कर सकती थी, लेकिन उसने उसे भगाया था। असल में वो एक समझदार इंसान था, तो हाइजिन के सामने वो अपना आपा क्यों खोता था? शिनाक ने पूछा कि क्या उसे वो पसंद है? सन जून कुछ देर बोल नहीं पाया। फिर सन जून ने शिनुक से पूछा, तुम्हारा क्या? शिनहू ने बिना झिझके कहा, मुझे हायन पसंद है। फिर शिनहू ने सन जून से कहा कि वो माफी मांगे और हाइजिन को वापस काम पर बुलाए। रात को सन जून हाइजिन का आइडिया लेकर बस स्टॉप पर उसका इंतजार करने पहुंचा, लेकिन उसे दिखाने की हिम्मत नहीं थी। चुपके से उसके पीछे पीछे घर तक आया। उसे फोन करने का इरादा था, लेकिन एक छोटी सी आवाज भी उसे चौंका गई। वो एक कोने में छुप गया, लेकिन बहुत देर तक छुपे रहने से पांव दर्द करने लगे। लापरवाही में वो स्लाइड से नीचे गिरा। हाइजिन के सामने आ गया, इसलिए उसे बैठकर बात करनी पड़ी। उसने उसके नए और खुले आइडिया की तारीफ की और वापस काम पर आने को कहा, लेकिन उसने फौरन मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसके आइडिया इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो काम पर नहीं लौटेगी। वो माहौल उसका नहीं था। उसके साथ काम करने में बहुत असहजता थी, लेकिन असल में हाइजिन ने इसलिए काम मना किया था क्योंकि उसके पुराने डिपार्टमेंट हेड ने उसे दूसरी जगह लगवाने का वादा किया था। लेकिन अगली सुबह किसी ने फोन नहीं किया। हाइजिन ने डिपार्टमेंट हेड को फोन किया तो पता चला कि उसकी पोस्ट रद्द हो गई। वो रोना चाहती थी। कल उसने एसजे को मना किया था। अब वो जो जगह मिली थी वहां से भी हाथ धो बैठी। घर में चावल भी खत्म था। पिता की प्रिंटिंग फैक्ट्री में भी दिक्कतें थी। वो अपने माँ बाप के पास वापस नहीं जा सकती थी। जब हाइजिन उदास थी तो कम्युनिकेशंस मैनेजर ने कहा कि तीसरे पक्ष ने उसे रखने का इरादा बदल दिया। उसी वक्त सन जून ने रोते हुए प्याज की तस्वीर भेजी और हाइजिन को उसकी देखभाल करने को कहा। इससे उसे हंसी आ गई। लगा जैसे उसने खुद एक फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद मोस्ट मैगजीन में हाइजिन के बिना काम उलझ गया और सब अस्त व्यस्त हो गया। सबको लगा कोई फोन नहीं उठाएगा, लेकिन एक परिचित आवाज आई, हाँ मैं हायन हूँ। वो एक बिल्कुल नए अंदाज में वापस आई, ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक। सबको हैरानी हुई। इस परफेक्ट लुक के लिए हायन को काफी पैसे खर्च करने पड़े थे। उसने बाल ठीक करवाए, कपड़े खरीदे और मेकअप सीखा। सहकर्मियों ने उसे देखकर खुशी से गले लगाया। अब जो उसका नया रूप था उसकी तारीफ खुद एडिटर इन चीफ ने भी की। लेकिन शिनुक को पुरानी हाइजिन सबसे खूबसूरत लगती थी। बैठकर बात करने पर उसे पता चला कि वो वापस इसलिए आई ताकि पैसे कमाकर अपने पिता की प्रिंटिंग फैक्ट्री के लिए नया प्रिंटर खरीद सके। उसने सन जून को अपनी पहचान बताने का जिक्र तक नहीं किया। आइडिया मीटिंग में उसने हिम्मत से अपनी राय रखी। मशहूर मॉडलों पर महंगे कपड़े डालने की जगह वो रोशनी उन साधारण लोगों पर डालें जो चुपचाप मेहनत करते हैं, जैसे कर्मचारी और लॉजिस्टिक्स टीम, क्योंकि वो भी असली सितारे हैं जो चमकने के लायक हैं। सबने बहुत जोश से इस आइडिया का समर्थन किया। यही सन जून चाहता था। कई मीटिंगों के बाद आखिरकार उसने हाइजिन का आइडिया फाइनल किया। साधारण लोग भी अपनी जिंदगी के चमकदार मुख्य किरदार बनने के लायक हैं। मीटिंग के अंत में सन जून ने उसकी नोटबुक और पुराना कर्मचारी कार्ड वापस किया। उसे उम्मीद थी कि वो उसके साथ और कंपनी के साथ लंबे वक्त तक रहेगी। उधर हरी अपनी भावनाएं और अपनी असली पहचान छुपाते छुपाते इतना दबाव झेल रही थी कि उसे पेट में तेज दर्द हुआ। वो सुविधा स्टोर में बेहोश हो गई, लेकिन किस्मत से शिनुक वहां था। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि दबाव की वजह से वो ठीक से खा सो नहीं पा रही थी। ये सुनकर शिनाक भी समझ गया। उसने धैर्य से हरी के जागने का इंतजार किया। हरी रोने लगी और बताया कि सन जून उसकी भी पहली मोहब्बत है, क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने उसके दिल को छुआ और उसने उसकी परवाह उसकी सूरत देखे बिना की। शिनाक ने हरी को शांत किया। कहा कि सन जून सोचता है कि हरी उसकी पहली मोहब्बत है। हाइजिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और सन जून उसकी पहली मोहब्बत। हरी उनके बीच कैसे आए? लेकिन हर कोई खुशी चाहता है, खासकर वो लड़की जिसे सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। वो घर लौटी और सोने की कोशिश में सब भुला दिया। जागने पर उसने देखा कि हाइजिन उसके लिए खाना बना रही है। बचपन में जब सौतेली माँ उसे बीमार देखती तो बस एक चेक फेंक देती थी, लेकिन हाइजिन की तरह कोई सच में उसकी परवाह नहीं करता था। हारी सिर्फ हाइजिन से लिपट सकती थी। उसने चुपके से खुद से माफी मांगी। उसने खुद से वादा किया कि वो सन जून के साथ
सिर्फ 2 महीने खुशी लेगी। इस दौरान शिन्या ने भी हाईजिन का पीछा करना शुरू किया। उसे हाईजिन का वो थैला पसंद आया जिसमें उसका कर्मचारी कार्ड था, लेकिन वो थैला सन जून का दिया हुआ था जो उसे वापस काम पर आने का स्वागत उपहार था। इसलिए उस रात वो एक बड़ा तोहफे का डिब्बा लेकर हाईजिन के पीछे पीछे आया, जोर से बोला कि ये उसका स्वागत उपहार है। इससे वो शर्म से लाल हो गई। उसने हाईजिन के कर्मचारी कार्ड की पैकिंग से अपने थैले की तुलना करते हुए कहा कि उसका ज्यादा बड़ा है, इसलिए ज्यादा सच्चा है। हाईजिन समझ गई, लेकिन वो लेना नहीं चाहती थी। इसलिए शिनाक ने पलटकर उसे पास से गुजरते कुत्ते को देने का नाटक किया। वो शर्माई और खुद उठाना पड़ा। मोस्ट मैगजीन का पहला बड़ा आयोजन आखिरकार आ गया। उस दिन कई मशहूर अभिनेता और मॉडल आए, लेकिन सन जून अभी तक नहीं पहुंचा था। जब हाईजिन मेजबान का रास्ता दिखा रही थी तो उसे पता चला कि बाहर जोरदार बारिश हो रही है, इसलिए वो देरी से आया। ये सुनकर वो सन जून की बहुत चिंता करने लगी। समारोह शुरू हुआ। एमसी ने मैगजीन स्टाफ की मेहनत की तस्वीरें दिखाई, लेकिन इस शुरुआती हिस्से के अंत में सन जून की अंग्रेजी में भाषण था और वो अभी नहीं आया था। जब सब परेशान थे तो एडिटर इन चीफ मंच पर आई। उसने अपनी अनोखी आवाज और अपने अंदाज से मंच को जीत लिया। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उसने स्टाफ को कहा कि अंग्रेजी सबटाइटल चलाए। एडिटर इन चीफ का भाषण बहुत हौसला देने वाला था। वो भी सन जून की तरह स्टाफ की मेहनत की कदर करती थी। इसी बीच सन जून किसी तरह बारिश से अपने डर पर काबू पाकर वक्त पर पहुंच गया। देखा कि एडिटर इन चीफ के भाषण पर दर्शकों का जोश देखकर उसकी चिंता थोड़ी कम हुई। एडिटर इन चीफ ने शानदार भाषण देकर सन जून से मिलने गई। उसने बार बार माफी मांगी और कुछ सफाई देने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे ऐसे देखकर उसने और कुछ नहीं पूछा और वहां से चली गई। सिर्फ हाईजिन ही सन जून की तकलीफ समझती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस हैसियत से उसे सांत्वना दे। वो चुपचाप उसके पास बैठ गई। हाईजिन आमतौर पर नर्म थी, लेकिन जब सहकर्मियों ने सन जून को बुरा भला कहा तो वो गुस्से में खड़ी हो गई और उन्हें डांटा। सन जून वहां आ गया। उसने सब सुन लिया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हाईजिन सबसे झगड़े। उसने उसे एक कोने में जाने को कहा और हंसकर उसे शुक्रिया कहा कि वो उसके साथ थी। मैगजीन में रिपोर्टर चाह हाईजिन को एक परी कथा पर लेख लिखने का मौका देना चाहती थी, ताकि वो खुद को ऊपर उठा सके और कंपनी में अपनी जगह मजबूत कर सके। लेकिन हाईजिन खुद को कम आंकती थी। उसने मना कर दिया। जब सन जून को पता चला तो उस रात वो उसके पीछे बस स्टॉप तक आया। उसने उसे मौके के देवता की तस्वीर दिखाई। उसने हिम्मत दी कि जो मौका आया और उसे न लिया वो चला जाएगा, फिर पछताने का वक्त नहीं मिलेगा। जिंदगी में खुद को चुनौती दो, तब पता चलेगा कि तुम कितनी काबिल हो। ये हौसला भरे शब्द सुनकर अगली सुबह हाईजिन ने खुद आगे बढ़कर रिपोर्टर चाह से बात की। उसने उनसे एक और मौका मांगा। वो अपनी काबिलियत आजमाने पर अड़ी थी। इसी दौरान हरी और शिनू का रिश्ता भी बेहतर होता जा रहा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी, इसलिए उसने उसे घूमने चलने को कहा। अचानक उसे एक अजीब तरह की ताजगी मिली जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। इस सैर के बाद हरी ने सोच समझकर फैसला किया। वो उस पहचान को वापस करेगी जो उसकी थी ही नहीं, और सन जून को सब सच बता देगी। इसलिए उसने उससे मिलने का वक्त तय किया। लेकिन इसी बीच हाईजिन का एक मामला हो गया। पहली बार अखबार लिखने के लिए उसे बाहर जाकर असली डेटा इकट्ठा करना था। रिपोर्टर चाह ने उसे गाड़ी दी, लेकिन फिर पूरे कमरे को पता चला कि हाईजिन गलती से किसी दूसरे सहकर्मी की चाबी ले गई और वो गाड़ी खराब थी। शिनुक ने बार बार फोन किया, लेकिन हाईजिन ने ध्यान नहीं दिया। रिपोर्टर चाह ने भी डिप्टी एडिटर को खबर दी। सन जून हरी का इंतजार कर रहा था जब उसे ये खबर मिली। साथ ही इंटरनेट पर एक कार एक्सीडेंट की खबर आई, ठीक उसी जगह जहां हाईजिन जा रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और मिलने की जगह छोड़कर वहां चला गया। जैसे ही हरी पहुंची उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। हाथ में वो सच्चाई का खत था जो वो सन जून को देने वाली थी। शिन्हा ने अपनी बाइक सबसे तेज चलाई। सन जून ने भी गाड़ी तेज चलाई। जोरदार बारिश में मन में सिर्फ हाईजिन का ख्याल था। वो उसे अपनी ताकत देती है। शांत होकर वो एक्सीडेंट की जगह पहुंचा। बारिश के बावजूद वो बचाव दल से पूछने गया कि पीड़ित कौन था। अचानक पीछे से एक परिचित आवाज आई, उसका नाम लेकर। सन जून पलटा। वो हाईजिन थी। किस्मत से वो सही सलामत थी। वो दौड़कर उससे लिपट गया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। कुछ कह नहीं पाया। ये नजारा शिनुक ने देखा जो बस एक कदम देरी से पहुंचा था। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल जो गाड़ी हाईजिन चला रही थी उसमें से धुआं निकल रहा था और इंजन काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे बाहर निकलकर पैदल मदद ढूंढनी पड़ी। वो सन जून से मिली और उसने गले लगाया, लेकिन ज्यादा चिंता हाईजिन को ही थी। वो बार बार सन जून से पूछ रही थी कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। बारिश में खड़े होकर उसकी ये बात सुनकर सन जून बहुत हैरान हुआ। सिर्फ उसकी पहली मोहब्बत जानती थी कि उसे बारिश से डर लगता है। सन जून हकलाते हुए बोला कि उसे बारिश का ध्यान नहीं था, वो तो सिर्फ उसकी सलामती की सोच रहा था। हाईजिन उसके लिए छाता बन गई। शिन हियोक ठंडी बारिश में खड़ा था। उसका दिल टूट रहा था। वो मुड़ गया। हीन सन जून की गाड़ी में वापस आई। उसने उसे कंबल से ढककर रखा जिस तरह उसने अभी अभी उसकी परवाह की। यही जिन के लिए अनजाना था, लेकिन उस गले लगाने के बाद ही जिन ने तय किया कि वो सन जून को सच बता देगी। इसलिए जैसे ही वो घर के सामने आई उसने गाड़ी लेकर उसके पीछे जाना शुरू किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वो पहुंचेगी तो वो सबसे दर्दनाक नजारा देखेगी। उसकी सबसे अच्छी सहेली ने उसकी पहचान से उसकी पहली मोहब्बत को धोखा दिया था। 2 औरतों ने उसे धोखा दिया। हाईजिन के लिए ये झटका कम नहीं था। वो बेमन से सड़क पर चलती रही। भीड़ में गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे
लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। हायजिन बस में बैठकर आखिरी स्टॉप तक चली गई। ड्राइवर ने बताया कि स्टॉप आ गया। उसने शिन को फोन किया, ये जगह कहाँ है, जिंदगी का मतलब क्या है। बस ये 2 सवाल सुनकर शिन हुक्के फौरन उसके पास पहुंचा। वो बैठकर उसकी मन की बात सुनता रहा, फिर उसे घर उसकी मंजिल पर छोड़ा। लेकिन हायजिन के लिए वो एक दोस्त था, ज्यादा से ज्यादा भाई। घर में उस सहेली का सामना करना था जिसने धोखा दिया। हायजिन फिर भी शांत रही। उसने खुद से कहा कि हारी बहुत तकलीफ में है, इसलिए वो इंतजार करेगी जब तक वो खुद सब कबूल न करे। अचानक उसने देखा कि उसके पास पहेली के टुकड़े की असली कॉपी है। हारी ने संजुन को जो टुकड़ा दिया था वो पिछले दिन की कॉपी थी। अब जब भी संजुन को देखती है, हायजिन का दिल शांत नहीं रहता। उसने शिनहू से कहा कि उससे दूर रहने के लिए उसके साथ बात करने का नाटक करे। साथियों के मीटिंग रूम में घुसने का इंतजार करके वो पीछे घुसी, क्योंकि उसे अकेले उसके साथ रहने का डर था। लेकिन मीटिंग में सन जून उसे टकटकी लगाकर देखता रहा। मीटिंग के मिनट जमा करने के बाद आमतौर पर सन जून उसे फौरन बाहर कर देता था, लेकिन आज उसने उसे रोका और मिनट पढ़ने का इंतजार करने को कहा। वो और करीब आया और उसकी कुर्सी थोड़ी ऊंची कर दी, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा ऊंची हो गई। जब भी हायजिन ने सन जून का चेहरा देखा, उसे वो गले लगाने का नजारा याद आ गया। वो काम छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन जितना वो बचती उतने ही मिलने के मौके आते। एडिटर इन चीफ ने उसे काम दिया कि सीधे सन जून के घर उसका सूट पहुंचाए। अगले हफ्ते मेहमानों के लिए वो उसे पहनना चाहती थी, हायर नहीं करना चाहती थी, लेकिन एडिटर इन चीफ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। होटल पहुंचकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि सन जून को दे दे, लेकिन वो ठीक उसके पीछे था। वो डरी, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। उसने उसे चाय पीने के लिए कमरे में बुलाया। वो घबराई और डरी। चाय का कप उठाकर जल्दी पीने की कोशिश की ताकि जल्दी जाए, लेकिन चाय बहुत गर्म थी। तभी सन जून ने अचानक माना कि उसे हायजिन के प्रति कुछ खास एहसास होता है। जब भी वो उसके पास होती है तो उसका मन उलझ जाता है। जब बेवजह गुस्सा होता है तो उस पर निकालता है। उसे सच में अफसोस था। ये सुनकर हायजिन चौंकी और उसकी चाय गिर गई। सन जून ने उसे अपनी कमीज दी। हायजिन के घर जाने से पहले उसने ध्यान से उसकी आस्तीन मोड़ी और समझाया। उसे उसके प्रति कुछ खास एहसास होता है, क्योंकि लगता है जैसे वो उसकी कोई परिचित है, लेकिन वो एहसास साफ नहीं था। ये प्यार है या नहीं, ये कह पाना मुश्किल था। ये सुनकर हायजिन के आंसू निकल आए। वो उसे बताना चाहती थी कि वो ही वो परिचित है, लेकिन वो बोल नहीं पाई। वो उसके गाड़ी की चाबी लाने का इंतजार किए बिना पहले निकल गई। डर था कि ज्यादा देर रुकी तो इरादा बदल जाएगा और इससे उसकी सबसे अच्छी सहेली को चोट लगती। उधर शिन्यू ने हरी को पूरा सच बता दिया। हरी भारे मन से घर लौटी। उसने हायजिन को कमरे में सिमटे हुए देखा। उसने हायजिन से कहा कि वो इंतजार करे, बस कल सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाएगा। हरी ने हायजिन का शुक्रिया किया कि उसने समझा। हायजिन ने उसकी बात समझी, लेकिन बिना कुछ कहे रह गई। अगले दिन हायजिन ने किसी कॉमिक किताब के लेखक का इंटरव्यू लिया। दोनों की बहुत अच्छी बातें हुई। उस लेखक ने हायजिन को एक किताब दी और उसे लिखने का जज्बा जारी रखने की हिम्मत दी, जैसे वो बचपन में परी कथाएं लिखती थी। इंटरव्यू के बाद हायजिन सन जुन के पसंदीदा लेखक की पेंटिंग प्रदर्शनी देखने गई। वहाँ अचानक उससे मुलाकात हो गई। दोनों बहुत आराम से बातें करने लगे। एक जोड़े की तस्वीर लेने के बाद उन्होंने हायजिन की मदद का बदला चुकाने की पेशकश की। उसने मना किया, लेकिन सन जून ने उन्हें अपना फोन दे दिया। वो उसके साथ अकेले तस्वीर खिंचवाना चाहता था। बाहर निकलकर उसने सन जून के साथ कल मिलने का वादा किया, क्योंकि उसे पता था कि आज हरी उसे सच बता देगी। ऐसा होते ही हरी ने सन जून को मिलने के लिए फोन किया, जिसे वो भी चाहता था। वो उसे हायजिन के प्रति अपनी भावनाएं बताना चाहता था। जब वो दफ्तर से लौटी तो सहकर्मियों के शब्दों से हायजिन को पता चला कि पिछले दिन शिन एक कार एक्सीडेंट में पड़ गए थे, क्योंकि वो उसे ढूंढने के लिए भाग रहे थे। लेकिन जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि बाइक खराब हो गई थी, मरम्मत करवानी पड़ी और चोट तो बस लापरवाही से गिरने की थी। केजिन शिनाक के पीछे दौड़ी की शुक्रिया कहे, लेकिन उसने 3 शर्तों के बदले जो वादा किया था उसका इस्तेमाल करते हुए उसे आखिरी बार गले लगाया, जैसे ये उसकी आखिरी चाहत हो। उसने कहा कि वो हायजिन को पसंद करता है, इसलिए उसका दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। इसी बीच सन जून होटल पहुंचा, लेकिन गलती से उसे हरी की असली पहचान का पता चल गया। उसकी सवाल भरी नजरों के सामने वो जवाब नहीं दे पाई। वो आज बताना ही चाहती थी, लेकिन ये सोचा नहीं था कि इस तरह पता चलेगा। अब हरी कोई बहाना नहीं बना सकती थी। उसने पहली बार पूरी सच्चाई बताई। पहली बार सन जून से उसके अनुरोध पर मिली थी, लेकिन अगली बार वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। उसने आज सब बताने का इरादा किया था, लेकिन इस तरह पता चल जाएगा ये नहीं सोचा था। सन जून ने ये नहीं बताया कि वो माफ करेगा या नहीं। उसने बस हरी से पूछा कि असली हायन कहाँ है। हारी ने मान लिया कि वो बेवकूफ लड़की जिसे वो तुच्छ समझता था वही उसकी सबसे अच्छी सहेली है। हैरी ने अपनी भावनाएं नहीं रोकी। उसे बस सन जुन की माफी की उम्मीद थी, लेकिन वो बिना पलटे चला गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से हाजिन के पास जाना। इतना कि गाड़ी चलाते चलाते वो रो रहा था। खुद पर गुस्सा था कि उसने उसे इतनी देर से पहचाना। इसी बीच शिनाक ने एक बार फिर हायजिन से अपना प्यार जाहिर किया। हायजिन मुश्किल में थी कि तभी सन जून ने उसे फोन किया। उसकी कांपती आवाज में वो परिचित नाम सुनकर हायजिन सकते में आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसे सब पता चल गया। जब सन जून ने कहा कि वो उसे अभी देखना चाहता है तो शिनाक ने भी हायजिन से कहा कि वो न जाए। वो 2 बेहद मुश्किल रास्तों के बीच खड़ी थी, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्त का बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। इसलिए शिनुक से माफी मांगकर वो भाग खड़ी हुई। शिनयू का दिल टूट गया। कंपनी के सामने उस जानी पहचानी लाल बत्ती पर 2 लोग जिनके दिल एक साथ धड़के
एक दूसरे के सामने आए। अनगिनत बार सामना हुआ था, लेकिन इस बार का एहसास वाकई बयान से परे था। एक ऐसी खुशी जो दोनों को हंसा गई। सन जून ने उसे कोसा कि शुरू से ही क्यों नहीं बताया। वो उसे बहुत याद करता था। उसकी भावनाओं ने उसे अपने दोस्त के बारे में दोषी भी महसूस कराया, लेकिन उसने माफी मांगी कि उसने उसे इतनी देर से पहचाना कि जिनका गला भराया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई, बस खुशी के आंसू बहाती रही। एक दूसरे को पहचानने के बाद दोनों आराम से चलते हुए अपने दिल की बातें करने लगे। हायन ने बताया कि उस वक्त उसे खुद पर बहुत शर्म आती थी। डर था कि उसका रूप उसे निराश करेगा, इसलिए उसने उसे मूर्खता से धोखा दिया। लेकिन अब सन जून की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ उस पहली मोहब्बत के लिए प्यार था जिसे वो दिन रात याद करता था। जब सन जून ने हरी का जिक्र किया तो हाजिन को पता चला कि हरी ने खुद सच नहीं बताया, लेकिन उसने खुद अंदाजा लगा लिया था। शायद हरी बहुत घबरा गई थी, इसलिए हैन तुरंत घर दौड़ी। हरी के सामने आकर उसने शांत रहने की कोशिश की। उसने हरी से कहा कि बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिले, सब खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद हायन ने गलती से वो चिट्ठी देखी जो हरी सन जून को देने वाली थी। हायजन को एहसास हुआ कि उसकी सबसे अच्छी सहेली कितनी बेचारी है। इस दोस्त को प्यार की इतनी कमी थी। पहली बार जब हरी को सच्चा प्यार मिला तो वो उसे पा नहीं सकती थी। वो चाहती थी कि छोड़ दे, लेकिन दिल नहीं माना। शायद हरी बहुत तड़प रही होगी, इसलिए हायन दौड़कर उसे ढूंढने निकली। सच में उसे एक कोने में अकेले रोते हुए पाया। अगले दिन दोनों लड़कियां मिली, नॉर्मल रहने की कोशिश की, लेकिन दोनों को पता था कि सब बहुत अजीब है। संजून आज सुबह बेहद खुश था। वो हायजिन का हाथ थाम सड़क पार करने दौड़ना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए उसे एहसास हुआ कि वो जानबूझकर अपनी भावनाएं छुपा रही है। सही बात यह थी कि हायजिन हरी की वजह से सन जून से प्यार करने से डर रही थी। वो उसे देखकर एक दोस्त की तरह पेश आ रही थी। उसने ये देखा तो उसे छत पर ले जाकर सफाई मांगी। हायजिन ने हकलाते हुए वो बात कही जो अनजाने में सन जून को चोट पहुंचाने वाली थी। वो कहना चाहती थी कि हरी उसे पसंद करती है और वो उसकी दोस्त भी है, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। जन उदास होकर चला गया। थोड़ी देर बाद हायजिन नीचे आई, शिनहुक से मिली। उसका चेहरा पीला था। उसने जल्दी से उसे अस्पताल का बिल का पैसा दिया। नए भाई की चोट की भी उसे परवाह थी, लेकिन शिनहक ने बस हल्की मुस्कान दी और चला गया। ये नजारा अंकल किम ने देखा। उसने हायजिन से पूछा कि क्या उसे शिनाई से प्यार है। ये सवाल सन जून ने सुन लिया और वो गलत फहमी में पड़ गया। इस दौरान हंसो और जून वू के बीच प्यार का रिश्ता बन रहा था। हंसो को पता चला कि जून वू कोई रईस नहीं बल्कि एक सामान्य लॉन्ड्री वाला था। वो पागल हो गई। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये भी झूठ था। उस रात घर लौटकर हायजिन ने हरी को देखा। वो सब भूलने के लिए अपनी पुरानी आदत पर वापस जाने लगी थी। बुरे बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताने लगी। हायजिन दिल में तड़पी। उसे खींचकर घर के अंदर ले आई। हायजिन ने हरी को डांटा कि वो खुद को बर्बाद कर रही है। क्या वो पहले जैसी नहीं बदली थी? लेकिन दोनों जानती थीं कि ये बदलाव सन जून की वजह से था। हरी को खुद पर तरस आया। उसने कहा कि वो हकीकत का सामना नहीं कर सकती। हायजिन का चेहरा भी नहीं देख पा रही क्योंकि अपराध बोध हमेशा सताता है। अब वो दोनों दोस्त नहीं रह सकते, इसलिए वो दूर चली जाएगी। लेकिन हायजिन ने कहा कि रहने वाली तो वो है, इसलिए वो खुद जाएगी। ये कहकर हायजिन ने सामान बांधा और माँ बाप के घर चली गई। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार मिला, सबने पूछा कि हरी कहाँ है। साफ था कि परिवार हरी को बेटी की तरह मानता था। इससे हायजिन और ज्यादा उदास हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी वक्त सन जून ने उसकी छोटी बहन को फोन किया। उसकी बहन ने उसे पता बता दिया। वो आ गया। जब वो करीब के दोस्त थे तो हायजिन के माता पिता सन जून से अनजान नहीं थे। बस उन्हें लगा कि वो और भी हैंडसम हो गया है और वो घबराई हुई थी। सन जून ये देखकर और ज्यादा मजे लेने लगा। उसने हायजिन के माता पिता को बताया कि उनके बीच रिश्ता बढ़ रहा है। इससे दादाजी बहुत खुश हो गए। अपनी पत्नी से धीरे से कहा कि जल्दी से पिछले साल बनाई शराब निकालें, होने वाले दामाद को पिलाएं। हालांकि ससुर के वचन के खिलाफ जाना मुश्किल था, इसलिए सन जून को वो शराब पीनी पड़ी। 3 सेकंड बाद वो मेज पर ढेर हो गया। हायजिन को उसे घर पर ही रात गुजारनी पड़ी। मिस्टर और मिसेज किम अपने होने वाले दामाद को बड़े ध्यान से देखने लगे। उन्होंने तारीफ की कि वो बहुत सुंदर और तेज दिखता है, उनकी बेटी के लिए एकदम सही। हायजिन ने माँ बाप को कमरे में जाने पर मजबूर किया। जब वो गए, हायजिन अचानक बैठकर सन जून का खूबसूरत चेहरा देखने लगी। उसी वक्त वो अचानक जाग गया। दोनों असहजता में घिर गए। कुछ नहीं सूझा। बाहर जाकर उसने पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसकी हायजिन के प्रति भावनाएं इसलिए नहीं थी कि वो उसकी पहली मोहब्बत थी, बल्कि पहचान से पहले भी वो उसकी हरकतों से दिल में हलचल महसूस करता था। हायजिन ने भारी मन से कहा कि हरी उसे बहुत पसंद करती है। हरी उसके लिए परिवार जैसी है। वो इस दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकती। सन जून ने सुना और सीधे हायजिन की आंखों में देखा। उसने साफ कहा कि वो सिर्फ उसे पसंद करता है, पहले भी और अब भी। अगर वो हरी को दे दे, वो हरी से प्यार नहीं कर सकता। अगर हायजिन उसे अभी नहीं अपनाती, वो इंतजार करने को तैयार है। बस एक बात चाहता है, उससे दूर न भागे। इस बात ने टीजन को छू लिया। वो मान गई। उधर हरी सड़क पर भटक रही थी कि उसकी असली माँ मिल गई। उस साल उसकी माँ उसे पिता के पास छोड़ गई थी। अब उसकी असली माँ चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को अकेले छोड़ा। हरी को उसकी परवाह नहीं थी। माँ हायजिन की माँ से मिलने आई। मिसेस चॉय लंबे वक्त से परिवार से अलग थी और उसका अपना करियर था। वो बस हरी को अपने पास रखकर उससे वो प्यार देना चाहती थी जो उसे नहीं मिला। लेकिन हरी ने उसे नजरअंदाज किया। माँ ने मैसेज किया कि वो कुछ दिनों में विदेश जा रही है। उसने चाहा कि हरी एक बार मिले या उसके साथ चली जाए। हरी ने मैसेज पढ़ा, एक पल हिचकिचाई,
फिर अपनी माँ को फोन किया। हारी ने कहा कि वो माँ के हाथ का केकड़े का दलिया खाना चाहती है। उधर पिछली कोशिशों की वजह से मोस्ट मैगजीन दूसरे स्थान पर आ गई, लेकिन प्रतियोगिता में पहले स्थान पर पहुंचना बहुत मुश्किल था और शिन हुक के दिल में टूटन थी। उसने तो प्रतिद्वंद्वी कंपनी के लिए काम करने पर हाँ कहने तक सोच लिया। इस खबर से सारे सहकर्मी हैरान हो गए। उस रात सन जून खुद शिन्या को ढूंढने गया ताकि उसे रुकने के लिए मना सके। सन जून ने जानकारी साझा की कि अगर मैगजीन आगामी 20वीं सालगिरह तक शीर्ष स्थान नहीं लेती तो बंद हो जाएगी, लेकिन शिनुक ने फौरन जवाब नहीं दिया। अगले दिन शिनुक काम पर नहीं आया। हायन चिंता से उसके होटल पर फोन किया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने पलटकर पूछा कि क्या उसे पता है हरी कहाँ गई। हरी ने होटल की नौकरी छोड़ दी और सबसे संपर्क तोड़ लिया। ये सुनकर हेन घर की तरफ दौड़ी, लेकिन हरी नहीं मिली। वो एयरपोर्ट की तरफ दौड़ी। अपनी सबसे अच्छी सहेली को मिस करने के डर से वो बैठकर रो पड़ी। तभी हरी वहां से गुजरी। ही जिन ने राहत की सांस ली और उसे गले लगाया। हरी ने बताया कि वो सिर्फ माँ को विदाई देने आई थी, वो यहीं रहेगी, वो सब ठीक करेगी जो ही जिन के साथ गलत हुआ। बस एक गले और एक वाक्य ने हरी और ही जिन की दोस्ती को पहले जैसा कर दिया। ही जिन ने पुरानी बातों की परवाह नहीं की और अपनी दोस्त को माफ कर दिया। उधर सन जून एक थकान भरे दिन के बाद घर आया। उसका दिल बैठ गया क्योंकि शिनुक बिना कपड़ों के एक तौलिए लपेटे उसके सामने खड़ा था। शिन्या ने इस जगह को अपना घर ही मान लिया था। उसने सन जून के बाथरूम की भी तारीफ की और कहा कि वो अक्सर यहाँ नहाने आएगा। सन जून बहुत नाराज हुआ, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। दरअसल शिन्या मोस्ट मैगजीन के लिए शीर्ष बिक्री हासिल करने के नए आइडिया लेकर सन जून से चर्चा करने आया था। शिनाक थोड़ा बेवकूफ दिखता था, लेकिन कलात्मक प्रतिभा में वो एक अद्भुत प्रतिभावान था। लेकिन सन जून की नजर में वो अभी भी खास नहीं था। उसने कई जगहों पर खामियां निकाली, इसलिए शिन्हक ने काम पर वापस जाने का फैसला किया। उसने हाइजिन के साथ दोस्त के रूप में रहने की बात भी खुशी से मान ली। जब सहकर्मियों ने शिन्हक को वापस आते देखा तो सबने उत्साह से उसका स्वागत किया। सन जूनस ने ठंडे चेहरे से बाहर जाकर सबको काम सौंपा, लेकिन कई दिनों के दबाव के कारण उसकी नाक से खून निकलने लगा। दो सहकर्मियों ने उसे पकड़कर सिर ऊपर नीचे करने लगे। उसका ठंडा बॉस वाला रुतबा चला गया। सन जून को खुद नहीं पता था कि उनकी बाहों से कैसे निकले। ही जिन उसकी बहुत चिंता कर रही थी और घबराहट में एक अजीब आवाज में टाइप करने लगी। दोपहर को सहकर्मियों का शोर सन जून को परेशान कर रहा था। हायन को बहुत फिक्र हुई। उसने कागज पर अपना कार्ड रखा और उन्हें खाने जाने पर मजबूर किया। यहाँ तक कि उसने एक स्क्रीन राइटर का मुंह जोर से बंद कर दिया ताकि सन जून सो सके। एक दिन हाइजिन आखिरकार काम के बाद घर जा सकी। उसकी छोटी बहन हरी के साथ खेलने आई। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, इसलिए उसने आराम से बताया कि सन जून उसकी बड़ी बहन से मिलने घर आया था। हाइजिन को डर था कि हरी को दुख होगा, इसलिए उसने बहन का मुंह ढक लिया। उस रात हरी ने हाइजिन को भरोसा दिलाया कि उसे अब किसी बात की परवाह नहीं। हारी ने हाइजिन को हौसला दिया कि वो अपनी खुशी अपनाए और सन जून के पास जाए। वो 1 घंटे से हाइजिन के दरवाजे के सामने खड़ा था। दस्तक दे या न दे हिचकिचाता रहा। हाइजिन से मिलना अजीब भी था, लेकिन न मिले तो उसकी बहुत याद आती थी। आखिरकार उसने जाने का फैसला किया। उसी वक्त हाइजिन ने खिड़की खोली, लेकिन एक पल की देरी हो गई और वो उसे नहीं देख पाई। अगले दिन हाइजिन हरी का दिया जूता पहनकर दफ्तर आई। उसने तय किया कि अब छुपेगी नहीं, लेकिन सन जून उस पूरे दिन बेहद व्यस्त था। हाइजिन बस सुनती रहती कि वो कहाँ है और उस तरफ दौड़ती, लेकिन हर बार एक कदम पीछे रह जाती। सुना कि वो पार्टनर को एयरपोर्ट लेने गया है, इसीलिए एयरपोर्ट भी दौड़ी, लेकिन फिर भी बस एक पल से चूक गई। हाइजिन अंदर सन जून का इंतजार करती रही। उसे पता नहीं था कि वो एयरपोर्ट के बाहर बेहोश हो गया था। देर रात दफ्तर के सहकर्मियों के शब्दों से पता चला कि सन जून बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गया और अब अस्पताल में है। वो दौड़ी, लेकिन टैक्सी नहीं मिली। किस्मत से शिनुक ने गाड़ी चलाकर उसे पहुंचाया। सिर्फ हाजिन अंदर गई। शिनु ने सच में उसे जाने दिया। वो दिल नहीं बांध सकता था जो उसका था ही नहीं। क्यून संजुन के अस्पताल के बिस्तर के सामने खड़ी थी। दिल भर आया। उसके चेहरे पर हाथ फेरा, तभी उसने उसे अपने पास खींच लिया। अब वो नहीं छुपी। उसने उसे कसकर गले लगाया। दोनों ने अपनी लंबे वक्त से दबी भावनाएं मान ली। संजुन ने खुशी से हाइजिन के होंठों पर एक किस लगाई। उनके प्यार की शुरुआत हुई। लोगों के प्यार करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। संजुन आमतौर पर गुस्से में रहता था, लेकिन आज जब वो दफ्तर आया और उसकी कमीज पर पक्षी की बीट पड़ी, वो फिर भी मुस्कुराया। दफ्तर आते वक्त कागजात में इतना डूबा था कि लिफ्ट के दरवाजे से सिर टकरा गया, फिर भी मुस्कुराया। ऑफिस पहुंचकर उसने सहकर्मियों को उत्साह से सुबह नमस्कार किया। सबको हैरानी हुई। सबने अनुमान लगाया कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए जिंदगी से प्यार हो गया। इससे हाइजिन परेशान हो गई। कमरे में कागजात देने गई तो उसने ताकीद की कि किसी को उनके रिश्ते का पता न चले, वरना वो बहुत शर्मिंदा होगी। इससे संजून नाराज हुआ, लेकिन जो दिखाता था वो हाइजिन थी। पूरे दिन वो मुस्कुराते हुए नाचती गाती रही, जिससे सहकर्मियों को समझ आ गया कि उसे प्यार हुआ है। शाम को संजून हाइजिन को घर छोड़ने आया। उसने उसका हाथ थामा और जाने देने का मन नहीं था। ये नजारा उसकी छोटी बहन ने देखा। वो माँ बाप को बताने चिल्लाई। दोनों शर्म से लाल हो गए। संजून को हाइजिन के घर खाने पर बुलाया गया। सब इतने करीब थे कि साथ परिवार की तस्वीर खिंचवाई। संजून वापस काम करने जा रहा था कि गलती से हरी से टकरा गया। दोनों के बीच अभी भी बहुत कुछ कहना था, इसलिए उन्होंने बात करके सब सुलझाने का फैसला किया। संजून ने हरी को माफ किया। उसने उसे जाने दिया। हरी ने वापस हाइजिन को बताया। संजून ने दोस्त के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया। शाम को दोनों ने एक साथ वीडियो कॉल किया। हाइजिन के मुंह से अचानक निकल गया कि मछली के केक बहुत स्वादिष्ट हैं। 5 मिनट बाद अचानक संजून दरवाजे पर खाना लेकर आ गया। हाइजिन ने अकेले नहीं खाया। संजून की गाड़ी में बैठकर दोनों ने साथ खाया। खाने के बाद फिर खुशी से बातें होती रहीं। पता ही नहीं चला कि दोनों कब सो गए। काश
सब ऐसे ही सुचारू रहता। लेकिन उस दिन अमेरिका से मैगजीन के लोग सन जून से मिलने आए। उन्होंने दबाव दिया कि काम की गति और बढ़ाओ, अगर ये मैगजीन बंद नहीं हुई तो भी उस पर नाकामी का ठप्पा लगेगा। सारा दबाव सन जून के कंधों पर था, लेकिन वो बाकी सहकर्मियों को नहीं बताना चाहता था। डर था कि वो भी दबाव से चले जाएंगे। लेकिन जून वू को कहीं से ये जानकारी मिल गई। उसने सहकर्मियों को बता दिया। रिपोर्टर चा दौड़कर कमरे में आई और सन जून से जवाब मांगा। अब वो छुपाना संभव नहीं था। उसे लगता था छुपाने से सबको दबाव नहीं होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन्होंने अपनी जवानी के साल इस मैगजीन को दिए थे। अगर उन्हें पहले पता होता कि ये जल्दी बंद होने वाला है तो वो एक बार जी जान लगाते। सन जून हमेशा अकेले काम करना चाहता था और स्टाफ पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। रिपोर्टर चा बहुत नाराज हुई। सबने पीठ फेर ली, सिर्फ हिजन रुकी। उसने पूरे दिल से अपने प्यार को हौसला दिया। सन जून को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। वो सच में मनमाना और स्वार्थी था, लेकिन सच जानने के बाद सहकर्मी और एकजुट हो गए। वो एक बार हालात पलटना चाहते थे। पूरी ताकत लगाकर मोस्ट मैगजीन बचाने की कोशिश करते। किस्मत ने भी साथ दिया। उनकी मैगजीन एक मशहूर सितारे के पर्सनल पेज पर विज्ञापन के लिए संपर्क में आई। इससे व्यूज बहुत बढ़े। 20वीं सालगिरह के लिए ये बहुत अच्छा था। सन जून ने हाइजिन से वादा किया कि अगर वो मोस्ट को सफलतापूर्वक बचाने में कामयाब हुआ तो वो उसे शादी का प्रस्ताव देगा। हाइजिन ने इंतजार करने का वादा किया। उसे यकीन था कि वो जरूर सफल होगा। हर खुशी के साथ जोखिम होता है। सबको लगा सब ठीक होगा, लेकिन जब सन जून वापस आया तो पता चला कि उस मशहूर सितारे ने मन बदल लिया। वो सितारा चरस पीने के स्कैंडल में फंस गया था, इसीलिए उसने उनकी मैगजीन से इंटरव्यू रद्द कर दिया। सब हताश हो गए। अब किसी और मशहूर चेहरे को ढूंढना था। अंकल किम ने सुझाया कि कांग नाम के एक रहस्यमय लेखक को बुलाएं, जिसकी किताबें देश विदेश में खूब बिकती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि कोई नहीं जानता था कि कांग कौन है। सन जून उनके किताब के प्रकाशक से मिलने गया, लेकिन हैरानी हुई कि प्रकाशक को भी उस इंसान की पहचान नहीं पता थी। सिर्फ ईमेल से पांडुलिपि मिलती थी। सन जून ने प्रकाशक से कहा कि उनका ईमेल कांग को भेजे और जवाब का इंतजार करें। इंतजार में मोस्ट मैगजीन ने सबसे बुरी स्थिति के लिए भी तैयारी की। अगर कोई आकर्षक मेहमान नहीं मिला तो वो बेहतरीन लेखों से दर्शकों को जीतेंगे। सब देर रात तक काम करते रहे। सन जून ने खुद खाना मंगाया। इससे सब एकजुट हो गए। ये वो वक्त था जब सभी मोस्ट कर्मचारी पूरी ताकत से काम करते थे और सबसे ज्यादा खुश भी थे। हाइजिन की पहली खबर रिपोर्टर चा ने बहुत सराही। सब अपना पूरा दम लगा रहे थे। उन्होंने सब कर दिया जो कर सकते थे। अब अखबार छापने भेज दो और इंतजार करो। पूरी कोशिश करने के बाद सबने बाकी किस्मत पर छोड़ दिया। थकान मिटाने के लिए एक शाम मजे की। उस रात सब घर नहीं गए। दफ्तर में रुककर आपस में मन की बातें की। मोस्ट में आने के पहले दिनों की बातें, जवानी के साल जो उन्होंने इसे दिए। बातें करते करते सब बाहर गाना गाने निकले, क्योंकि शायद भविष्य में मैगजीन बंद हो जाए तो फिर नहीं मिल सके। सन जून सबके साथ नहीं गया। उसका मूड बताना मुश्किल था। वो चुपचाप दफ्तर में बैठा सब देखता रहा। हिजन आकर उसके पास बैठ गई। पूरी कोशिश करके थका हुआ सन जून बस चाहता था कि अपनी प्यार की गोद में एक नींद ले। बहुत जल्दी मोस्ट की 20वीं सालगिरह आ गई। उस समारोह में मैगजीन चेन के दूसरी पीढ़ी के निदेशक का भी ऐलान होना था। हानो को लगा वो जून वू होगा, लेकिन जो सामने आया वो देखकर सब हैरान रह गए। वो अंकल किम था। वो साधारण मामा, लेकिन वो एक रईस खानदान के वारिस थे। उधर आखिरी पल में सन जून को कांग का जवाबी ईमेल मिला। वो अपनी सच्चाई जाहिर करने की इच्छा दिखाने के लिए मिलने की जगह पहुंचा। ये उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान शिनु होगा। सन जून को उम्मीद नहीं थी कि वो मशहूर लेखक जो इतने लंबे वक्त से अनजान था, वो अंडरवियर के लिए लड़ने वाला निकलेगा। शिन्यू वैसे तो आना नहीं चाहता था, लेकिन सन जून और मोस्ट के स्टाफ की मेहनत देखकर उसका दिल बदल गया। उसने सन जून को मैगजीन में अपनी पहचान के बारे में एक्सक्लूसिव लेख छापने की इजाजत दी। लेकिन सन जून को साफ पता था कि शिनाक ने इतने वक्त तक अपनी पहचान क्यों छुपाई, या शायद वो दर्द बोलने लायक नहीं था अब, क्योंकि एक बंद होने वाली मैगजीन को बचाना था, लेकिन उसकी जिंदगी इससे बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए सोच समझकर सन जून ने शेनहू का इंटरव्यू मैगजीन में न छापने का फैसला किया। लेकिन जब पहली मोस्ट मैगजीन छपी तो उसमें शेनहू की तस्वीर और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। सन जून बहुत उलझन में पड़ गया। उसने संबंधित लोगों से पूछा तो पता चला कि शिन्या ने खुद ऐसा करने को कहा। सहकर्मी अंकल किम की खबर से हैरान थे। अब अखबार पढ़कर शेनिया से भी हैरान थे। उन्होंने कहा, जिंदगी में कितने अनोखे मोड़ होते हैं। सन जून ने शिन्या से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन होटल ने बताया कि वो चेकआउट करके जा चुका है। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि जाते जाते हाइजिन को तोहफा दे सके। अगर सन जून को कोई मुसीबत नहीं है तो हाइजिन उदास नहीं होगी। वो खुश रहेगी तो शिनुक भी खुश रहेगा। वो अमेरिका में अपने माँ बाप के पास जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले वो सीधे न्यूज रूम नहीं गया, बल्कि सबको वीडियो कॉल पर अलविदा कहा। शिनोक को हर सहकर्मी की खासियत याद थी। हर किसी की आदतें, शौक, खूबियां और कमजोरियां याद थी। आखिर में उसने सबका शुक्रिया किया उन दिनों के लिए जब वो सब साथ काम करते थे, और सबको अलविदा कहा। शिन्याक के आने और मोस्ट के सभी सदस्यों की मेहनत की वजह से उनकी मैगजीन पहले स्थान पर आ गई। अंकल किम ने सबको एक गोल्डन कार्ड दिया ताकि वो बढ़िया खाना खाएं। लेकिन जब सब खत्म हुआ तो हाइजिन के लिए भी वापस एड मैनेजमेंट रूम जाने का वक्त आ गया। सन जून को भी हेडक्वार्टर वापस बुला लिया गया। उस रात दोनों एक साथ घूमने निकले। उसने वादा किया था कि मोस्ट को सफलतापूर्वक बचाया तो वो शादी का प्रस्ताव
प्रस्ताव देगा, लेकिन अब उसने सोचा कि पहले हेडक्वार्टर में सब ठीक करे, फिर सबसे अच्छे तरीके से प्रस्ताव देने वापस आए। हाइजिन को अपने प्यार की काबिलियत पर पूरा यकीन था। उसने इंतजार करने का वादा किया, चाहे जितना वक्त लगे, लेकिन सन जून चाहता था कि हाइजिन उसके साथ अमेरिका चले। उसी वक्त जिस बच्चों की कहानी लेखिका का हाइजिन ने पिछले दिन इंटरव्यू लिया था, उसने हाइजिन की प्रतिभा पहचान ली। वो लेखिका हाइजिन को अपनी कहानी लेखन टीम में बुलाना चाहती थी। यही हाइजिन का बचपन का सपना था। वो बहुत उत्साहित हो गई। सन जून ने देखा और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ आने की जगह अपने सपने को पूरा करने की सलाह दी। इससे हाइजिन बहुत उलझ गई। आखिरकार उसने यहाँ रहकर कहानी लिखने का जुनून आजमाने का फैसला किया। उसे उसके लायक बनना था। सन जून से शादी करने के लिए भी सन जून को अपनी गर्लफ्रेंड की भावनाएं समझ आईं। उसने उसे अंगूठी देकर पहले प्रपोज कर दिया। 1 साल बाद जब वापस आएगा तो ठीक से प्रस्ताव देगा। हाइजिन के प्यार का साथ पाकर उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। उसकी दोस्त हरी ने भी इस फैसले का समर्थन किया। अस्थायी तौर पर हाइजिन को 1 साल के लिए हरी से दूर रहना था। वो लेखिका किम की कहानी लेखन टीम के साथ काम करने जाएगी। हाइजिन के जाने से एक रात पहले दोनों ने खूब मजे किए, फिर बैठकर पुरानी यादें ताजा की। उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया कि उन्हें एक दूसरे की दोस्ती मिली। अगले दिन हाइजिन ने सन जून को अपनी नई कार्यस्थली दिखाई, ताकि 1 साल बाद वो सही जगह पर उसे ढूंढ सके। आज जाने का दिन था। उसने उम्मीद जताई कि हाइजिन अक्सर चिट्ठी लिखती रहे, इस तरह वो उसे खोने से नहीं डरेगा। उसने मान लिया। वक्त गुजरता रहा। कुछ महीने बीत गए। हाइजिन अपने पुराने रूप में वापस आ गई। वो मासूम और खुश थी। खुद को स्वीकार कर लिया था। सब उस मुस्कुराती हुई और जिंदगी से प्यार करने वाली लड़की को पसंद करते थे। हाइजिन ने अपने सीनियर्स के साथ मिलकर कहानियां लिखने में पूरी मेहनत की। वो कम उम्र की थी, लेकिन उसका अपना एक अनोखा अंदाज था। फिलहाल वो उस राह पर बेहद खुश थी जो उसने चुनी थी। असली लेखकों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। जब भी हाइजिन की तारीफ होती, वो उसे फोन करके बताती। भले ही दोनों दूर थे, उनके दिल करीब थे। वो एक साथ वीडियो कॉल पर खाना खाते थे। लेकिन एक दिन अचानक वो अपने प्यार से संपर्क नहीं कर पाई। वीडियो कॉल हो या फोन कॉल, हमेशा बिजी बताता, मैसेज का कोई जवाब नहीं। हाइजिन बहुत परेशान हो गई। डर था कि सन जून बहुत ज्यादा काम करने से गंभीर रूप से बीमार हो गया। पूरे दिन मन खराब रहा, किसी काम में ध्यान नहीं लगा। बार बार फोन देखती रही। मन ने तस्वीर बना दी कि वो तेज बुखार में फर्श पर पड़ा है और उसका फोन बैटरी से मर गया है। लेकिन उस पल सबसे अनोखी चीज हुई। गर्मी की बारिश में सन जून हाइजिन के सामने छाता लिए खड़ा था। वो इतनी खुश हुई कि बारिश की परवाह किए बिना उसकी तरफ दौड़ी। वो फिक्र में दौड़कर उस तक पहुंचा और छाते से ढक लिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। लंबी दूरी के प्यार के दिन खत्म हुए। इस बार वापस आकर सन जून मोस्ट का नया एडिटर इन चीफ बन गया। पुरानी एडिटर इन चीफ की शादी होने वाली थी। हांसो और जून वू अब एक दूसरे से सच्चे प्यार में जोड़ा बन गए। हंसो को एहसास हुआ कि प्यार पैसे से ज्यादा जरूरी है। जुनू उसकी बहुत परवाह करता था, इसलिए उसने अमीर होने की सोच छोड़ दी और उसके साथ रह गई। उन्होंने भी इस साल शादी की योजना बनाई। इसके अलावा हरी ने कॉलेज जाकर अपना होटल खोला। एक छोटा लड़का उसके पीछे पड़ा था। उसकी सच्ची भावनाओं ने हरी को परेशान किया, लेकिन यही तो वो चाहती थी प्यार में। रहा शिनहुक, तो वो अपने अनुभवों के सफर की कहानियां लिखता हुआ दुनिया घूम रहा था। उसने अभी भी वो ऊनी टोपी संभाल रखी है जो हाइजिन ने दी थी। वो उसके लिए दिल में छुपी एक खूबसूरत याद है। रहा हाइजिन का, उसने काफी तनख्वाह जमा करके पिता को दी ताकि वो नया प्रिंटर खरीद सके। इससे उनके माँ बाप की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेवकूफ बड़ी बेटी सच में बड़ी हो गई है। माँ बाप ने हाइजिन को अपनी 15 साल की बचत लौटाई ताकि वो शादी कर सके। इससे वो रो पड़ी। परिवार का प्यार हमेशा सबसे नेक और पवित्र एहसास होता है। लंबी मेहनत के सफर के बाद हाइजिन के सपनों और कोशिशों से बनी वो किताब छप गई। ये वो चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा संभाल कर रखती है। उसकी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि अब सन जून के प्रस्ताव का सही वक्त था। हरी ने खुद अपने हाथों से हाइजिन के लिए हेडबैंड और शादी का फूल बुना। उसने अपनी दोस्त को खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं दी। दुल्हन की जिंदगी के उस बड़े दिन हाइजिन अपना प्यार लेकर दूल्हे सन जून के साथ विवाह समारोह में पहुंची। वो आज सबसे खूबसूरत जोड़ा है। अगर जिंदगी कोई मॉल वाली फिल्म होती तो कुछ लोग सहायक किरदार होते और कुछ मुख्य किरदार, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अपनी कहानी का मुख्य किरदार होता है। जो भी हमारे साथ होता है या जो भी इंसान हमारी जिंदगी में आते हैं, वो कीमती सबक लेकर आते हैं। इसलिए वर्तमान को संजोएं, अपने पास मौजूद दोस्तों और अपनों को संजोएं। फिल्म यहाँ खत्म होती है।